क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन बच्चों का नहीं होता वो डिसअपॉइंट होके कुछ लोग तो दे एंड देयर लाइफ्स, वो सुसाइड कर वो लेते गलत हैं। चीज़ और है। वो सिर्फ आईएएस के एग्जाम में नहीं, वो मैं अभी पढ़ती हूँ ना, नीट में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वो मे बी जस्ट बिकॉज वो इतना सोशल पीयर प्रेशर ले लेते हैं। टीचर ही समझाएगा कि ये इतना पॉइंट जो है पढ़ने वाला है, इसके आगे तो दुनिया नॉलेज का कोई एंड ही नहीं है कोई भी। आईएएस में नॉलेज का एंड ही नहीं है कोई भी। आपको कहीं ना कहीं लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई इतना मेरे लिए पढ़ना है, बस इससे ऊपर नहीं पढ़ सकता, इसके आगे तो क्विज बन जाएगी। तो क्योंकि आजकल क्या रहता है कि लोगों की फ्रेंडशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं आजकल हाँ, है ना। फिल्मों में ये दिखाते हैं। हाँ, रियल लाइफ में भी यही होता है। तो ऐसा है क्या, आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप इज अ डिस्ट्रैक्शन? रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन नहीं है दर अगर आप भी फोकस्ड है तो मतलब आपका पार्टनर भी ऐसा हो जो आपको एनकरेज करे, जो आपकी सपोर्ट करे और उसी फील्ड से भी है वो, तो और भी अच्छा है। ठीक अगर है। अपन मस्ती के लिए वो चीज़ें चूज करनी है, घूमने फिरने के लिए, ऐश करने के लिए, फिर वो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो। दैट इज़ कि हमारी कंट्री में जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जी उस पर्टिकुलर लोगों की जो मतलब आंकड़ा है उसका 80% जो लोग हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, नॉट ओनली आईएएस बट किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है? Hello everyone, welcome to second episode of our podcast which is Unfolding Wisdom. Today we have Anil sir with us. Anil sir 24 years से बच्चों को जो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनको मेंटर कर रहे हैं एंड उन्होंने 600 से ज़्यादा ऐसे उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो ये पॉडकास्ट उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है जिनको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है या जिनका गोल है उनको आईएएस, पीसीएस, एचएएस ऑफिसर बनना है। क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की कमी महसूस होती है। तो माई होल एंड सोल पर्पज़ ऑफ होस्टिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट इज़ टू हेल्प दी स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। आई होप यू विल एंजॉय दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दुर्गा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। मैं भी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या सो दिस इज़ आवर सेकंड एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट जिसका नाम है अनफोल्डिंग विजडम। थैंक यू सो मच कि आप अपना प्रेशियस टाइम निकाल के यहाँ आए। ओके, तो सर जैसे हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे कि जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है हमारी कंट्री में, जो बहुत सारे यंगस्टर्स का एम होता है लाइफ में जिसको क्रैक करना, विच इज़ यूपीएससी। तो आप 24 ईयर्स से एक मैं टीचर नहीं कहूँगी, एक एज अ मेंटर काफ़ी बच्चों को इसके लिए आपने गाइडेंस प्रोवाइड करी है और आपके पढ़ाए हुए मोर देन 600 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी क्रैक करके बहुत ही अच्छे प्रेस्टिजियस पोस्ट्स पर अभी अपॉइंटेड हैं। यूपीएससी के अलावा पीसीएस, एचसीएस, एचईएस वगैरह सब में मिला के। ओके। हाँ, तो एक बहुत ही ये बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आजकल एक एग्ज़ाम जिसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लोगों की नज़रों में, सोसाइटी की नज़रों में, आपने उस एग्ज़ाम के लिए ऐसे लोगों को प्रिपेयर किया है एंड ऐसा ही नहीं कि प्रिपेयर किया है, दे हैव अचीव्ड देयर गोल। तो इस पॉडकास्ट का मेरा करने का गोल सिर्फ एक ही था कि जो बच्चा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर जिसका गोल है कि मुझे बड़े होके यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, तो उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ से शुरू करे, कैसे शुरू करे, क्या क्या चीज़ें उसको अपने ध्यान में रखनी है, क्या किस तरह का उसको स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाई करनी है। बट उनको यूट्यूब में बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो। तो इसी को लेके थोड़ा सा, क्योंकि आपको तो सब बेसिक चीज़ें पता हैं एंड बेसिक से भी ज़्यादा आपको बहुत ही गहरे लेवल, डीप लेवल पे चीज़ें पता है कि कैसे कैसे हो सकता है, तो आई थिंक आपसे बेटर कोई गाइड नहीं हो सकता जो उनको इस चीज़ में बता सके। सो यही मेरा एक रीज़न था कि हम ये पॉडकास्ट करें। नहीं, मुझे अच्छा लगा कोई कम से कम बिल्कुल जेन्युइन रीज़न से बच्चों को गाइड करने के हिसाब से इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले रहा है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कि आपने ऐसा शुरू किया। अगर हमारे इस पॉडकास्ट से, हमारी इस गाइडेंस से
कुछ बच्चों की ज़िंदगी अगर बदल जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल के फील्ड में सिर्फ और सिर्फ प्योर मार्गदर्शन बिना किसी स्वार्थ के देना किसी को भी वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा हो गए हैं बिल्कुल। आजकल की इस इंफॉर्मेशन की एज में, और गाइडेंस बहुत कम है, जो जेन्युइन गाइडेंस है वो बहुत कम रह गई है। उससे बच्चों का ये बड़ा प्रीशियस टाइम जो होता है, जो यूथ का ये वाला, वो ख़राब हो जाता है। तो मैं टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। चलो पैसा आपका अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कहीं से लॉस भी होगा फिर आ जाएगा, लेकिन जो ये टाइम जो सबसे प्रीशियस टाइम लाइफ का आपका है, अगर ये उड़ गया किसी की गलत मार्गदर्शन से, वो दोबारा नहीं आएगा। बिल्कुल तो सही। उसके लिए आपका ये प्रयास बड़ा सराहनीय है। थैंक तो यू। मैं चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि शायद बच्चों को इस चीज़ का बेनिफिट काफ़ी होगा इसका। तो सर शुरुआत इस तरह से करते हैं, आप थोड़ा सा यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बताओ कि ये क्या होता है, ये एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बच्चे किस तरह की पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं, तो आप यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक्चुअली इसको हम सिर्फ यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं कहते हैं, ये यूपीएससी का नाम ही है यूनियन की पब्लिक सर्विसेज का कमीशन। इसका काम जो है वो सेंट्रल की जो जॉब्स होती हैं, कुछ खास जॉब्स हैं, उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो उसमें से सिविल सर्विसेज भी हैं, डिफेंस की सर्विसेज भी हैं, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हैं, फॉरेस्ट की सर्विसेज भी हैं, बहुत सारी सर्विसेज का एग्ज़ाम लेती है यूपीएससी। अब क्योंकि हमारे एक कॉमन जो मिथ ही है कि एग्ज़ाम सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए ही होता है ये एग्ज़ाम, और इसमें भी सब लोग बोलते हैं आईएएस का एग्ज़ाम है। यस। ये ओनली आईएएस का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक अराउंड 16-17 सर्विसेज का जॉइंट एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसमें टॉप मोस्ट सर्विस आईएएस, आईएफएस, आईपीएस मानी जाती हैं। उसके अलावा भी 10 से 15 सर्विसेज और भी हैं, डिफरेंट ग्रुप ए की, ग्रुप बी की, तो उन सब का जॉइंट एग्ज़ाम रहता है। क्योंकि आपकी जो भी सर्विस आपके पास में है सारी ऑफिसर क्लास है, जिसमें पावर्स काफ़ी रहती हैं आपके पास में, तो इसको लेके लोगों में क्रेज़ काफ़ी है। और इससे डिफरेंट सेक्टर्स में इनिशियल लेवल पे, गवर्नमेंट जॉब्स में इनिशियल लेवल पे, इससे बड़ी इनिशियल लेवल पे कोई जॉब नहीं है। ओके। आईएएस का क्रेज़ इसलिए भी है क्योंकि पैसा देखो आप बिजनेस में बहुत कमा सकते हैं, डिफरेंट फील्ड से पैसे कोई कमी नहीं है आजकल। तो पैसे अगर आप बिजनेस करें, अपनी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करें, एमएनसी में काम करें, पैसा बहुत है। लेकिन जो अथॉरिटी है और जो पावर्स आपके पास में है, उसके साथ साथ जो पैसा आपके डिस्पोजल पे है लोगों के लिए खर्च करने के लिए, आम पब्लिक के लिए, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो देश के लिए काम करके विद पावर एट ए डिस्पोजल जो खुशी आपको होती है, फिर वो सिर्फ पैसे से नहीं आ सकती है। बिल्कुल। अगर मैं पैसे की बात करूं, जो सिर्फ जो सैलरी वाला बात करूं, तो आपका गुजारा अच्छी तरह से हो सके उतनी मिलती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो है फिर वो अनलिमिटेड है। तो रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट, उसका हाफ आंसर आप ऑलरेडी मेरे को बता चुके हो, दैट इज़ कि हमारी कंट्री में जितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जी उस पर्टिकुलर लोगों की जो मतलब आंकड़ा है, उसका 80% जो लोग हैं दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, नॉट ओनली आईएएस बट किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्यों है, या हमारे देश की यंग जनरेशन इतना गवर्नमेंट एग्ज़ाम को प्रेफरेंस दे रही है अभी भी, जबकि जैसे आपने बोला कि आजकल इफ़ अर्निंग मनी इज़ अ गोल, तो आप कहीं और भी जा सकते हो। एंड बट द थिंग इज़ कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है देन यू ऑब्वियसली नीड टू हैव अ स्किल। उसमें आप कोई एग्ज़ाम क्रैक करके नहीं जा सकते, उसमें आपका कोई स्किल है, ओनली देन यू कैन नहीं, सर्वाइव। स्किल वाले एग्ज़ाम भी होते हैं, वो अलग से होते हैं, वो ये वाले एग्ज़ाम नहीं है। अच्छा, तो मैं हाँ अपने सवाल पे वापस आती हूँ कि 80% लोग हैं अनएम्प्लॉयड, जो हमारी जनरेशन है, यंगर जनरेशन, उसका 80% है वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये क्यों है, और अगर ये है तो इज़ इट अ गुड थिंग, बैड थिंग, इसके ऊपर थोड़ा। दुर्गा, इसमें ना कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि हमारी कंट्री में एक तो पहले हमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस समझना पड़ेगा। जॉब प्राइवेट भी हो सकती है और जॉब गवर्नमेंट की भी हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। तो हमारा जो मेन जो आजकल टारगेट रहता है वो है कि हमें एक सिक्योरिटी मिल जाए कहीं पे।
कि हम किसी जॉब को ज्वाइन करें, गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करें, तो अगले 30-35 साल तक आपके रिटायरमेंट तक आपके पास में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बना रहे, उसमें कोई समस्या ना आए, राइट। तो हर कोई आजकल ये चाहता है कि मैं एक सिक्योर चीज़ कर लूँ, क्योंकि प्राइवेट जॉब में, बिजनेस में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में देखिए पैसा भी है, साथ में एक थोड़ा सा एक मेजरेबल रिस्क भी रहता है उस जगह पे। नॉन अननोन का भी हो सकता है, मेजरेबल चाहे ना भी हो। तो एक वो रहता है कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, तो वो गारंटी नहीं रहती है आपकी सिक्योरिटी की। तो आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, एक रेगुलर इनकम भी बनी रहेगी आपकी, और उससे आपका परिवार जो फ्यूचर में है सही ढंग से चलता रहेगा। तो एक ये चीज़ है जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अट्रैक्ट करती है। बट हैविंग सेड दैट, अब होता क्या है कि हर पर्सन को जॉब नहीं मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, और गवर्नमेंट जॉब के विकल्प बहुत ज़्यादा और भी हैं। जितना एक गवर्नमेंट सर्वेंट आपकी स्किल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मान लो आपकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप एमबी हैं अच्छी जगह से, ठीक है, ये आपकी काफ़ी अच्छी मॉडर्न स्किल्स आपके पास में है, तो हो सकता है कि आप 15-20 साल में उतना कमा लें जो आईएएस जो है पूरी लाइफ में नहीं कमा पाता है। बिल्कुल। तो जॉब सिक्योरिटी के लिए तरीके और भी रहते हैं, लेकिन एक दिमाग में हमारी चीज़ बैठी हुई है कि गवर्नमेंट जॉब है तो पूरी अच्छी सिक्योरिटी है, बाकी जॉब में सिक्योरिटी नहीं है, जबकि ये उनको सबको पता होना चाहिए कि हर एक को जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की लिमिट रहेगी, और स्लो गवर्नमेंट जॉब कम ही होनी है, बढ़नी तो है नहीं। एआई का आजकल एज आ रही है, तो गवर्नमेंट जैसे आपने देखा आर्मी के अंदर भी, तो हमें आर्मी भी जो है जॉब्स कम करनी पड़ रही हैं, अग्निवीर स्कीम आ गई है उसमें भी, तो स्लो जॉब जो है गवर्नमेंट जॉब्स कम होती जाएंगी, आबादी बढ़ रही है, तो सबको तो जॉब नहीं मिल पाएगी वो। तो आपको एम्प्लॉयमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल सेट कोई आप ऐसा अपना तैयार करें कि अपना कोई काम भी शुरू कर सकें या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर सकें आप। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर सभी लोग सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेशन हाथ लगे। बिल्कुल। और दूसरी बात एक ये भी है, थोड़ा हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे कि आजकल ना आप जिससे मर्जी पूछ लीजिए तो वो बोलते हैं कि मैंने बीए किया है। अगर बीए किया है तो उनसे पूछो क्या सब्जेक्ट से, अब हर दूसरा बंदा कहता है मेरा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट थे, सोशियोलॉजी था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। अब उनसे कोई ये पूछे कि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, इसके बेस पे क्या जॉब मिलेगी आपको टीचिंग के अलावा, इनका प्रैक्टिकली काम क्या है फ्यूचर में, आपका कोई स्किल तो है ही नहीं है। बिल्कुल। तो फिर उन लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं है। अगर आप सिर्फ यही बीए करते हैं, सिर्फ एमए करते हैं, तो टीचिंग जॉब के अलावा आपके पास एक ही चारा है कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करो। आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाएंगे तो एमए हिस्ट्री, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इनके बेस पे कौन जॉब देगा आपको, क्योंकि वो ऐसी रिक्वायरमेंट अपनी इंडस्ट्री में कहीं है ही नहीं है, तो वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है उस जगह पे। तो हमें कोई ना कोई स्किल भी साथ में सीखनी चाहिए इसमें, ताकि हम सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ ना देख के कुछ और भी करें। तो सर आपको जैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा लोग जब व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन, जब उनको ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट चूज़ करना है जी। तो वो मेजरली चूज़ करते हैं आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जो कि वेरी लाइक एवरीवन विल अग्री टू दिस कि कॉलेजेस में भी आप देखोगे जो स्किल्स वाले कोर्सेज होते हैं या जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत ही कम बच्चे एनरोल्ड होते हैं, जबकि आप ये सब्जेक्ट्स देख लो, अगर मे बी बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इसमें ज़्यादा होते हैं और उनको पहले से ही ये चीज़ पता होती है बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू लर्न एनी स्किल इन दिस, इट्स जस्ट ये एक किताबी पढ़ाई है जो वो करेंगे, मतलब इसमें उनका कोई स्किल ग्रो नहीं हो रहा नहीं है। दुर्गा, इसमें स्किल के लिए आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो उसमें आप बीए में भी जैसे साइंस के साथ भी आर्ट्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं आप। सेकंड चीज़, आप अपनी डिग्री परस्यू करते करते साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी कोई स्किल बना सकते हैं, कोई डिप्लोमा कर सकते हैं किसी चीज़ से, कोई आप सर्टिफिकेट वाला कोर्स कर सकते हैं, जो जैसे एआई वाली जॉब्स हैं उसमें, जैसे आप डेटा एनालिस्ट की जॉब्स होती हैं उसके लिए कोई आप कोर्स कर सकते हैं। जो भी आजकल चीज़ें चलती हैं वो स्किल सेट आप डिग्री के अलावा अपने आप साथ साथ कर भी सकते हैं उसे।
और करना भी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे कि अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है या 12th के बाद कुछ भी कर रहा है, तो उसको साथ में कोई स्किल भी लर्न करना चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत ज़रूरी है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मेरा माइंड पहले से क्लियर है कि मेरे को कोई जॉब करनी है तो मैं वो स्किल करूँगी, लेकिन कई बार हमें ना ये फिगर आउट बहुत लेट कर पाते हैं हम कि हमें करना क्या है, नहीं पता होता क्या करना है। 12th के बाद तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कुछ बच्चों को कि क्या करना क्या है, वो फिगर आउट बाद में करते हैं। तो उनको सेफ प्ले करने के लिए वो, मतलब अगर उनको पहले ही पता है कि कोई जॉब करनी है तो ऑब्वियसली फिर तो उनको डिग्री जैसे आपने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, फिर तो वो कोई स्किल सीख के अपना एक्सपीरियंस लेके बिल्कुल। आगे ग्रो कर सकते हैं। बट अगर उनके माइंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि हो सकता है मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी, तो उसके लिए तो आपको एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, आई थिंक ग्रेजुएशन। नहीं, कुछ गवर्नमेंट। ग्रेजुएशन तो चाहिए, लेकिन स्किल फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब आजकल हैं सारी कंपटीशन बेस्ड है। तो कंपटीशन देखिए, हो भी सकता है आपका क्लियर, नहीं भी हो सकता। बिल्कुल। तो आप जब भी तैयारी करें कंपटीशन की या सोचें उसके बारे में, तो आपके दिमाग में ये बात हो कि 0.0% चांस में अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो उस सिचुएशन पे मेरे पास ऐसी कोई ना कोई स्किल ऐसी हो जो मुझे बाद में एम्प्लॉयमेंट में लेने के लिए, जॉब लेने के लिए, जो है किसी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम करने के लिए जो मुझे हेल्प कर सके। तो वहाँ सिर्फ डिग्री काम नहीं आएगी आपकी, राइट? क्योंकि आप सारे लोग तैयारी मान लो कर रहे हैं, सबका तो देखो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए। बैकअप का ऑप्शन बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे वो आपकी स्किल काम आएगी आपको। मैं तो ये भी कहता हूँ, अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो आप फुल डे तैयारी नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो आप जब तैयारी भी कर रहे हैं तो साथ साथ कोई ना कोई एक छोटी मोटी जॉब भी शुरू कर दीजिए। चाहे तो अपनी और डिग्री के साथ साथ ही जॉब करनी शुरू कर दो आप, स्किल बेस्ड कोई भी, चाहे पार्ट टाइम, उसको साइड हसल कहते हैं, वो भी शुरू कर दीजिए आप। चाहे इंडिया में एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ पे ना एक स्टिग्मा सा बना हुआ है, जो मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर, कि हम कुछ खास चीज़ों को कुछ करना चाहते हैं बस। हाँ, मतलब कि कि अगर छोटी हम मोटी जॉब नहीं हाँ, करनी। हम अगर इलेक्ट्रिशियन का काम भी किसी ने करना हो, सपोज मान लो मेरे पास एक अच्छा मेरा एप्टीट्यूड है, कई बच्चों को पता होता है कि मेरा एप्टीट्यूड जो है, मैं अप्लाइंसेस ठीक कर सकता हूँ, बिजली वाले काम मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में, टूल बॉक्स खोलने बड़ा मज़ा आता है, तो वो काम सीखने में हर्ज क्या है? उसको शर्म वो समझते हैं शर्म लोग। क्यों? क्योंकि आजकल तो गवर्नमेंट जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू वो स्किल सब बच्चों को पहुंचा रही है, फ्री में हो रहा है उनका। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले हुए हैं, कोई ना कोई स्किल लीजिए आप, काम कीजिए इसमें, वो पैसे ही बनते रहेंगे आपके। ठीक है, वो नहीं करना है। अगर आपको फिर लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, जो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, आप कोई कंप्यूटर्स का कोर्स कर लीजिए, कोई लैंग्वेज का कोर्स कर लीजिए, एआई का कोर्स कर लीजिए, मशीन लर्निंग का कोर्स कर लीजिए। दुनिया भर की स्किल्स के कोर्स आजकल अवेलेबल हैं। आप फोटोग्राफी का कोर्स कर लीजिए, आप स्टूडियो बना लीजिए अपना, बिल्कुल। अच्छे वीडियोग्राफर बन सकते हैं। ठीक है, कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए अपने आप में। पेंटिंग भी स्किल अपनी एक होती है अलग तरह से। कुछ भी कीजिए, आपको एक स्किल जरूर रखिए, क्योंकि बिना स्किल के फ्यूचर में जो है सबको काम नहीं मिल पाए। काम मिलेगा तो क्या होगा, फिर वो आपको खुशी नहीं होगी अपना काम करते हुए। काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ आपके हार्ट के क्लोज हो गई और ऐसा काम नहीं मिलेगा आपको, फिर आपको दुख ज़्यादा होगा उस चीज़ में। बिल्कुल। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चे टाइम वेस्ट बहुत करते हैं फालतू की चीज़ों में, सोशल मीडिया में। इस पे टाइम वेस्ट करने की बजाय इस राइट एज में अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, आप तो सबसे अच्छी चीज़ ये भी है, अगर आपको थोड़े बहुत पैसे रहते हैं मान लो आपकी जेब में, तो आप फाइनेंशियल स्किल सीखिए, इन्वेस्टमेंट स्किल सीखिए, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, अगर आप इन स्किल्स में अच्छे हो जाते हैं तो बाद में आप लोगों के लिए एक किस्म से पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, अपना कोई और काम करने के साथ साथ। ठीक है। सब तो जगह चीज़ें अवसर अवेलेबल हैं, आपको अपने एप्टीट्यूड का उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे लोग सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम से क्या होगा अगर सीए नहीं की तो? कुछ भी नहीं होगा। अगर सीएस नहीं करना, आपको टारगेट नहीं है, तो बीकॉम एमकॉम से क्या जॉब मिलेगी आपको? हाँ, कुछ भी नहीं कोई मिलेगा। पर्पस नहीं है। तो साथ में कुछ फाइनेंशियल कोई स्किल सीखिए, आप कोई कोर्स कीजिए साथ में, उसमें कोई दुनिया भर के कोर्स अवेलेबल हैं आजकल फाइनेंस के मामले में, ठीक है। मार्केटिंग के लिए, हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। तो वो आपका फिर एक्स्ट्रा और उनसे एज हो जाएगा वो। ठीक है। तो इन शॉर्ट कि कोई भी बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको एक स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है बहुत मेरे ज़रूरी हिसाब से, जो है। मेरी हाँ। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आजकल के सबसे बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो सर अब मैं आपसे एक इस
लेवल के क्वेश्चंस पूछूंगी जो जो बच्चा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो उसके माइंड में जनरली आते हैं। हम इसको थोड़ा बाइफ्रिकेट करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम? राइट एज, मैं बोलूँगा कि प्रिपेयर करना है तो जब आप स्कूलिंग कर रहे हैं ना आप, तो आपकी प्रिपरेशन साथ साथ चल ही रही है, राइट। तो अगर आपने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में तैयारी शुरू करनी है, मान लीजिए आईएएस की या सिविल सर्विसेज की, तो वो 18 ईयर्स के आसपास राइट एज है। अगर मैं उसको डिग्री उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड से लेके चलूँ तो +2 के बाद आपका बिल्कुल राइट टाइम है। +2 के बाद? हाँ, वो राइट टाइम है। उसके बाद भी आप कर सकते हैं। अगर मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं तो फिर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर के बाद शुरू कीजिए, क्योंकि वो 4 और 5 ईयर डिग्री होती हैं आपकी। अगर आप लॉ कर रहे हैं 5 ईयर का, तो 3rd ईयर में तैयारी शुरू कीजिए अपने, क्योंकि मैक्सिमम 3 साल जो हैं, अगर आप साथ में कुछ कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 3 साल, 2 से 3 साल। अगर आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, पीसीएस की, तो 1 साल मोर देन सफिशेंट है। अगर कोई आपको ये बोलता है कि 10th से शुरू करनी चाहिए, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा आजकल हो रहा है, लोगों को डरा के, पेरेंट्स को डरा के लोग ऐसा काम कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो पाप है। गलत तो छोटा सा वर्ड है, वो पाप है। पाप किसके बिहाफ? पाप कौन कर रहा है? पेरेंट्स भी कर रहे हैं, और जो ऐसा काम करवा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। कोचिंग वाले बोलें या टीचर्स बोलें या गाइड बोलें, ये वो कोचिंग नहीं है, वो बिजनेस है। बच्चे को बर्बाद करके बिजनेस कर रहे हैं, वो बहुत गलत बात है। तो राइट टाइम उसी का है। मतलब आपका 3-1 साल का आपकी कोचिंग भी चल रही है, वो भी आराम आराम से, कि हफ्ते में 3 दिन कर रहे हैं, फिर नहीं कर रहे हैं, आप इस तरह से आराम से, जब कोई लोड नहीं है आप पे। तो पढ़ाई आपकी ऐसी हो कि बोझ ना बने आप पे, बिल्कुल। टाइम भी निकल जाए आपका, टाइम यूटिलाइज भी आपका हो जाए साथ साथ में। तो या तो +2 के बाद कीजिए अगर आपका 3 ईयर डिग्री कोर्स है। अगर 4 और 5 ईयर वाले कोर्सेज आपके हैं तो 2nd-3rd ईयर के बाद शुरू कीजिए। कोई पैनिक मत कीजिए, बिल्कुल राइट टाइम में आप हो जाएगा सिलेक्शन आपका। 2 साल 2 से 3 साल मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन 10th के बाद बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसी पॉइंट से मेरा अगला क्वेश्चन है कि जैसे आजकल कोचिंग, जैसे आपने बोला कि कोचिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस बन चुका है, नॉट ओनली फॉर यूपीएससी। इंडस्ट्री वर्ड तो हम नहीं कह सकते हैं। या सर, हाँ, मतलब ये बन चुका है, इसीलिए मैंने टर्म यूज़ कर ली। क्यों? क्योंकि जितने आजकल इतने प्रिपेयर करने वाले बच्चे नहीं हैं जितने आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। एंड क्योंकि अब इंस्टीट्यूट खुल गए हैं तो वो उनका पर्पस होता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करना। तो ना वो एक फोमो क्रिएट कर देते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर आपने 10th के बाद से शुरू नहीं करी ना तो बहुत लेट हो जाएगा। मतलब जितना जल्दी शुरू करो, 12th के बाद शुरू नहीं की तो बहुत लेट हो जाएगा। तो ना ये बहुत ही, जब मतलब 10th और 12th क्लास में बच्चा भी अपना ही फिगर आउट कर रहा होता है 10th 12th एग्ज़ाम का, उसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर और क्रिएट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ बम्बार्डमेंट ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट, या फिर ये जो लोग जिनका कोचिंग का बिजनेस है ये बता रहे हैं जाके कि ठीक है, अगर आप अभी शुरू नहीं करोगे देन इट्स गोना बी वेरी लेट। तो पेरेंट्स ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के वेल विशर्स हैं, तो उनको लगता है कि अच्छा अगर जल्दी करने से शुरू हो जाते हैं, अभी करवा देते हैं, है ना। तो उस तरह से एनरोलमेंट शुरू हो रहा है। तो इस तरह से आप पेरेंट्स को, क्योंकि उस टाइम पे डिसीजन बच्चा ले रहा, पेरेंट्स ले रहे होते हैं मेजरली, जब 10th क्लास का टाइम रहता है, 10th 12th, तो बच्चों के लिए डिसीजन पेरेंट्स ले रहे होते हैं। तो आप पेरेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहते हो इस चीज़ के लिए? वही मैंने जो भी बताया आपको कि इस ट्रैप में ना फंसे। इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे। जो भी आपसे ऐसा बात बोल रहा है वो झूठ कह रहा है, सिर्फ आपके पैसे लूटना चाहते हैं और कुछ नहीं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि आजकल ना लोगों को ये लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा, और मेनली ये तो खास तौर पर कोरोना के टाइम के बाद से, जब से लोगों के हाथ में ये फ़ोन ज़्यादा आने शुरू हुए हैं, ऑनलाइन काम ज़्यादा शुरू हुआ है ना ये, तो उससे क्या हो गया, लोगों को लगता है कि टीचिंग से ना आप बड़ी जल्दी पैसा कमा सकते हैं। कि वो इंस्टीट्यूट देखो 700-800 बच्चे पढ़ा रहा है, एक बच्चे की फीस इतनी होती है, इतने पैसे कमा लेते हैं राइट। तो उनको लगता है कि टीचिंग में सिर्फ करना क्या होता है, आप आए, टीचर क्लास में आया, उसने एक रजिस्टर खोला और बोलना शुरू कर दिया, बस वो टीचिंग होगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद में। इवन 4 चांस पूरा होने का लोग वेट ही नहीं करते हैं। पहला चांस में अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो मैंने देखा कई लोग कहते हैं सर अब टीचिंग करते हैं हम। भाई 1 साल पहले आप हमारे पास, मान लो किसी के पास आए थे, आप बिल्कुल जीरो थे। अब 1 साल के बाद आपने एग्ज़ाम दिया, अब आपने एग्ज़ाम दिया, अब आप टीचिंग के लायक भी हो गए। अब ये आप
स्टूडेंट होने के लायक तो बने। बिल्कुल। तो उससे क्या हो रहा है कि हर गली मोहल्ले में इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं। फिर उनको जब ये लगता है कि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, हर अच्छा जो स्टूडेंट है अच्छा टीचर नहीं बन सकता, हर अच्छा नॉलेज वाला पर्सन अच्छा टीचर नहीं बन सकता। आप अपनी बात को किसी को भी अगर आप कम शब्दों में बड़े आराम से समझा सकते हो, ठीक है, सरल शब्दों के अंदर भी, वो भी एक आर्ट है। तो वो हर एक में नहीं हो सकती है, राइट। अब उनको लगता है कि ये आर्ट सब में हो सकती है, तो वो टीचिंग शुरू करते हैं। बच्चे कम आते हैं उनके पास मान लो, या कोई भी नहीं आता, फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर वो फीस कम कर देंगे, मनी बैक गारंटी स्कीम कर देंगे, फिर वो नए कंसेप्ट लेके आते हैं कि 10वीं के बाद क्लास शुरू कर दो उसके बाद में, तो फिर वो मार्केटिंग वाला काम शुरू कर देते हैं वो। उस चक्कर में मार्केटिंग इतना ज़्यादा आपके दिमाग को ओवर पावर कर जाती है, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक, माइंड मत कीजिएगा इसका होगा, आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया है कि आजकल लोग ना पसंद करते हैं बाजीगरों को, सेल्समैन को, राइट। ठीक है। उन्हें क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें यह है कि ये सेल्समैन यहाँ पे आता है, ये कैमरा पे आता है, इसके 4 इंटरव्यू होते हैं। जिसने मीडिया को अच्छी तरह से मैनेज कर रखा है आजकल, चाहे अंदर से वो खाली हो, लोगों के लिए वो भगवान है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों उनको के लिए दिख रहा है वो भगवान बार बार। दिख रहा है बार बार वो। अब वो दिख क्यों रहा है, लोग उसके किसी पीछे की कहानी जानते नहीं है कि पीछे से क्या चल रहा है पर्दे के पीछे। दिखाने के लिए, दिखने के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है ना, तो वो एक अलग काम चल रहा है। तो आजकल टीचिंग जो है एक सेल्समैनशिप हो गई। अब आपको सिर्फ अच्छा टीचर होने से बात नहीं बनेगी, मैं तो कहता हूँ अच्छे टीचर से बात ही नहीं बन रही है आजकल। आपको उछलना कूदना पड़ता है, फालतू की बकवास करनी पड़ती है, ठीक है, वाहियात से एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। कुछ स्टफ भी ऐसा आजकल आ गया वो उसी को लाइक करता है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें आती जाती हैं कि लोग फिर वो ग्रो करना शुरू करते हैं। तो जो सीरियस स्टफ है फिर वो उसी को बुराई मानता है। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि 100 में से 90% जो बच्चा तैयारी करने आ रहा है वो भेड़ चाल में आ रहा है। ओके। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अब आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि बेटा आपका नहीं है एप्टीट्यूड, मैंने देख लिया है, तो वो मेरे पास नहीं है, किसी और पास चला जाएगा। तो समझाना पड़ता है। अब समझाने की अगर समझाएंगे उसको चुभता है, उसके पेरेंट्स को भी चुभता है, बट हमें समझ में आ जाती है कि नहीं, ये एप्टीट्यूड में नहीं है, इसने रिजल्ट देखा है या इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखी हैं, यूट्यूब पे देखा है, उससे प्रभावित हुआ है, लेकिन इस बच्चे में दम लग नहीं रहा, क्योंकि इसकी बातों समझ में आ रहा है कि नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि इसमें वो आग ही नहीं है, सुन सन के है सब कुछ ये, ठीक है। तो फिर उसको मना नहीं कर सकते। लेकिन उस बच्चे को फिर क्या चाहिए? अब मानेंगे नहीं आप कि हम ऐसे बच्चे बहुत आते हैं जो सोचते हैं कि इसी बहाने 2 साल तक बड़े शहर में चले जाएंगे, घूम फिर लेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाएंगे, उस जगह पे जान पहचान बन जाएगी, पार्टी बाजी करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऐश कर लेंगे, नहीं वो एक आधा साल और लगा लेंगे, अल्टीमेटली यहाँ तो हमने छोटे शहर में फिर है ही है, इससे अच्छा कुछ ऐश कर लें। ये तो आपने ठीक है, बिल्कुल सही। ये भी जो है बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। तो फिर वो बच्चा जो क्लास में पढ़ने थोड़ी आएगा वो, अब उसको फिर वही मदारी चाहिए कि बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं जिस जगह पे, पार्टियाँ हो रही हैं इस जगह पे, ठीक है, बड़े बड़े आप शो करके दिखा रहे हैं उनको, फालतू बातों से उनको सिर्फ हंसा रहे हैं उस जगह पे, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, क्रक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी रिसेंटली मैं इंस्टाग्राम पे एक रील देख रही थी, तो आई वोंट नेम इट, बट देयर आर इंस्टीट्यूट्स, वहाँ पे जब बच्चा एनरोल होता है ना, उसकी एक प्रॉपर सेरेमनी होती है पर्टिकुलर बच्चे की। जैसे एक फेयरवेल होती है ना, फेयरवेल तो चलो इट्स अ डिफरेंट एग्जांपल, कि कोई एनरोल करे उसके लिए स्पेशल उसको बिठा के, उसको पहना के, तिलक लगा के, मतलब स्पेशल फील कराया जा रहा है कि यू हैव एनरोल्ड फॉर इन आवर कोचिंग आप दुर्गा सेंटर। खुद सोचिए, दैट वाज वेरी आप सोचिए कितना एब्सर्ड। वियर्ड लगता हाँ, है मतलब ये क्या है? हाँ, लेकिन आप ये भी सोचिए कि जो वो जो कर रहे हैं उसकी कंजम्पशन का भी एक वर्ग है जो उसको लाइक करता है। बिल्कुल, तभी तो लोग आ रहे हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना, आपको आजकल अच्छा टीचर नहीं होना है, आपके अंदर मार्केटिंग वाली स्किल्स होनी चाहिए, आपको नस पता हो कि क्या दबा के बच्चे आएंगे। क्योंकि देखिए, सीरियस बच्चा जो जिसने बनना है, डू और डाई वाला बहुत कम है, वो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाएगा, ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट वही चलाएगा जो बच्चा इन चीज़ों को लाइक करता है।
शोशाबाजी। हाँ, ठीक है। अब ऐसे बच्चे भी आते हैं कि जो ये बात बोलते हैं कि इन सर के पास इनके इंस्टीट्यूट में नहीं जाना। यहाँ ना सीरियस बच्चे आते हैं कि वो वाला क्राउड नहीं है जो ऐश वाला क्राउड होता है, हाँ, ठीक है। सोशलाइज नहीं हो पाएगा। पंजाबी में कहते हैं ना कि यहाँ रौनकें नहीं हैं, ओह। ठीक है। ना मतलब सुंदर लड़के लड़कियाँ उस जगह पे हैं, ना बातचीत होती है, ना कैंटीन यहाँ पे है, ना यहाँ पे मतलब कि फालतू बातें होती हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं, जबकि राइट। वो दैट शुड बी द मेन क्राइटेरिया कि यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उस जगह बच्चे कम रह जाते हैं। ये मतलब कि आपको हैरान कर दी चीज़ें कि ऐसी सोच वाले बच्चे का तैयारी करने के लिए आईएएस की, मुझे बाकी का नहीं पता क्योंकि मेरा किससे से कोई लिंक उससे नहीं है 11th-12th वाली कोचिंग से, लेकिन आईएएस में अगर आप इस सोच से आएंगे आप तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि उनका लाइफ में भी कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर आप एजुकेशन जैसी पवित्र चीज़ को इतना हल्का ले रहे हैं तो फिर लाइफ में किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे आप। अगर आपने यही काम करना है तो फिर कोई और कोर्स कर लीजिए। हाँ। क्योंकि ना आप पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को बिल्डअप करके यहाँ पे आ रहे हैं। धोखा एक तरह से हो रहा है उनके Yes. साथ, खुद के साथ भी हो रहा है। वो खुद वो को बाद तो में उनको तो है ही ना, रियलाइज। बाद में रियलाइज करेंगे। हाँ। लेकिन आप धोखा सबके साथ कर रहे हैं, सबके साथ कर रहे हैं। तो आप अपने पेरेंट्स के हार्ड एंड मनी को ऐसे क्यों खराब कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी चाहिए एक बार इस चीज़ को समझना कि अपनी एक्सपेक्टेशन के लोड को बच्चे मत डालें, खुद जज भी तो करें। कि वो कर पाएगा कि यस, मैं नहीं कहता चलो हर बंदा जज कर सकता है, लेकिन कम से कम एक आइडिया तो रहता ही है कि मेरा बच्चा कितना लेबोरियस है, कितना ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम को लेके, कितनी कम डिस्ट्रैक्शंस हैं उसकी, कितना अपने टारगेट को लेके सीरियस है। +2 वाला बच्चा जो है बड़ा वो अपने गुण दिखाना शुरू कर देता है। 18 साल 17 साल की एज होती है तो दिखने शुरू हो जाते हैं आपको, राइट, मैक्सिमम में शुरू हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को लगना चाहिए, पेरेंट्स लगता है कि पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा जो है साइंस तरफ ज़्यादा अच्छा जा सकता है, आप उसे क्यों पुश कर रहे हो आईएएस तरफ जाने के लिए। बट साइंस वाले बच्चे भी तो आईएएस की नहीं, अगर एक बच्चे का पूरा पैशन साइंस में कुछ करने का है, हाँ ठीक है, हाँ, फिर डॉक्टर तो बनने वो का ही है, आर्ट्स इंजीनियरिंग ले ले। करने का ही है, सीए बनने का ही है, पर उसको आप क्यों बोलते हैं कि साथ साथ तैयारी आईएएस की भी शुरू कर दे। अब उसे सीए करने दो, उसे आप इंजीनियरिंग करने दो, उसे मेडिकल साइंस करने दो, उसको बीए वगैरह बीटेक जो कुछ भी करा उसे करने दो, उसको बीच में अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका तो दो। उन 3-4 साल में मोर मेच्योरिटी आती है। जब आप +2 से कॉलेज जाते हैं तो आप मोर मेच्योर होते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर अगर आप फिर आपको लगता है कि हाँ यार मेरे को जाना चाहिए आईएएस के फील्ड में, तो फिर वो आए। वो पहले क्यों पुश कर रहे हैं बच्चे को आप। तो उसी का फ़ायदा उठाते हैं कोचिंग वाले। तो फिर जो +2 में आपको बुला रहे हैं, देखिए ये 10 साल वाला ट्रेंड शुरू किया, +2 वाला ट्रेंड शुरू हुआ था, पहले ट्रेंड +2 का नहीं था। अब जब +2 वाला ट्रेंड जो है एक जगह पे स्थिर हो गया, एक जगह पे स्टेबलाइज हो गया है, अब वो नया धंधा क्या लेके आ रहे हैं 10वीं से। और मैं आपको क्या बताऊं, एक मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऐड देखी, वो लोग दुर्गा कोचिंग दे रहे हैं 7th क्लास से, ओह माय गॉड, दैट्स टू यंग। बच्चे जा रहे हैं, मगर पेरेंट्स बच्चों को भेज रहे हैं। बहाना क्या लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि चलो सर इससे अच्छा है वो ना मोबाइल से बच जाएगा, ये पढ़ लेगा। वो लोग पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। ये सारा काम शुरू किया है आईआईटी वाली जो कोचिंग करते हैं, इन लोगों ने काम शुरू किया, अब स्लो वो चीज़ आईएएस में भी आ रही है। मतलब अब तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है कि ये चीज़ को वो प्राइमरी लेते हैं कोचिंग को, और स्कूल को सेकेंडरी, मतलब डमी क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, पहले आईआईटी वाले बच्चों के लिए वो रहता था। अब तो ऐसा है कि वो उनका ये है कि चलो ठीक है स्कूल तो जा ही रहे हैं बट हमारा मेन तो कोचिंग है। 99% स्कूल एंड कॉलेज की एजुकेशन ज़ीरो है। हाँ, मैं बिल्कुल साफ साफ बेबाकी से ये बात बोल रहा हूँ आपको। इंटरनेट के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, यूट्यूब के आने के बाद पर्टिकुलरली, और ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं डिसिप्लिन के नाम पे, बच्चों को कुछ नहीं कहना, आपने कुछ नहीं मतलब फेल भी नहीं करना बच्चे को, ठीक है, कहीं गलत स्टेप ना ले लें, इन सब पॉलिसीज़ के बाद में टीचिंग के स्टैंडर्ड के साथ साथ बच्चों की जो क्वालिटी है बहुत डाउन हुई है पढ़ने की। स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स लोग जा रहे हैं वहाँ पे डिग्री लेने के लिए, अपने सर्टिफिकेट्स लेने के लिए, बट वो ना स्कूल में पढ़ाई हो रही है, मैक्सिमम स्कूलों की बात कर रहा हूँ मैं, ना वहाँ पढ़ाई ढंग की हो रही है। अगर स्कूल और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते तो कोचिंग क्यों होती? हाँ, मेरा अगला कोचिंग ही ना होती उसके बाद तो ये पॉसिबल था ही नहीं बिल्कुल भी, ये एग्जैक्टली है ही नहीं। कॉलेज में तो आप देख लीजिए,
अगर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर टीचर की अटेंडेंस रजिस्टर में पी और ए की पावर ना हो ना, एक बच्चा क्लास में ना जाए। वो जस्ट अटेंडेंस के लिए यस, जा रहे हैं। उनको एग्ज़ाम के लिए पूरे करने होते हैं, अदरवाइज कहते हैं अपने आप कर लेंगे, सब कुछ यूट्यूब पे है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसलिए हो रहा है बिकॉज स्टूडेंट्स दे वांट टू गो अहेड ऑफ देयर टाइम? जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी 9th क्लास में पढ़ रही हूँ तो मेरा फोकस होना चाहिए, मेरे को 9th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो मेरा अभी का सिलेबस है मेरे को वो अच्छे से पढ़ना है। बट मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर या फिर सोसाइटी का प्रेशर, मेरे को ये टेंशन अभी पहले से हो रही है कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्या मेरी Yes, जॉब है या सब कुछ तो है। मैं वो भूल रही हूँ जो मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ, और जो मेरे को 4 साल बाद करना है वो मैं अभी सोच के वो तैयारी कर रही हूँ और मैं वो भूल जा रही हूँ जो मेरे को अभी करना है। और आपका लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट भी गायब होता जा रहा है। गायब होता जा रहा है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पिन पॉइंट किया दुर्गा, आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें इतना लंबा ना सोच के, देखिए आईएएस की तैयारी जो है वो सिर्फ बुकिश तैयारी नहीं है जो लोग समझते हैं या समझाते हैं। ये ओवरऑल डेवलपमेंट है। आप स्कूल या कॉलेज में आप एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेट्स में, डेक्लेमेशन में, क्विज में, म्यूज़िक में, पेंटिंग में, एनसीसी में, एनएसएस में, ठीक है, वो सब आपकी तैयारी का ही पार्ट है। वो ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है। उनको कोई बुकिश नॉलेज के लोग नहीं चाहिए। उन्हें क्या करना है, उसका क्या काम आएगी बुकिश नॉलेज? अगर आपको कुछ लिखना ही नहीं आता है, अगर आपको 4 लाइन एक किसी भी एक स्टेज पे खड़े होकर इम्प्रॉम्प्टू बोलनी नहीं आती है, अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों को लीड करने का, राइट, अगर आप में अपने इमोशनल स्किल्स ही नहीं है, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, राइट, अगर आप में बॉन्डिंग वाली क्वालिटी नहीं है, तो आप सिर्फ बुकिश नॉलेज से क्या होगा? तो अगर स्कूल में, कॉलेज में बच्चे इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, और अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ाई अच्छी हो रही है, डिसिप्लिन हो रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारे बंद हो जाएंगे। सारे बंद हो जाएंगे, चलेंगे ही नहीं। सोशल मीडिया ने ऐसा दिमाग को एकदम ओवर पावर कर ली है कि नहीं, इसके ना तो ऐसे बात बनेगी नहीं। बिल्कुल। और अगर आप अभी नहीं शुरू हुए तो मिस कर जाएंगे। ऐसा क्या मिस कर जाएंगे यार? लोग पहले नहीं बनते थे क्या? पहले कोचिंग भी बहुत कम हुआ करती थी, राइट, और मटेरियल भी कम हुआ करता था, लेकिन लोग मेहनती हुआ करते थे, लेकिन तैयारी बाद में ही करते थे। अब लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन टाइम तो आपका कम से कम एज तो हो, या ना 21 साल की एज चाहिए ना आपको। तो वो एक्चुअली कमी जो हो रही है वो हो रही है अच्छे मार्गदर्शन की, अच्छी गाइडेंस की। बिल्कुल, ये वो 100%। बहुत ज़रूरी है। वो समझाना उनको बहुत ज़रूरी है कि बच्चे, ये जो अब आपका टाइम है ये आपका अपने आप को इम्प्रूव करने वाला है। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, जो ये तैयारी करें आप आईएएस की, पढ़ाई के साथ साथ 50 चीज़ें आप और भी करो, वो भी ज़रूरी हैं पर्सनैलिटी के लिए आपकी। क्योंकि कंपटीशन में हर एक का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन जो वो आपकी स्किल, जो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है, वो ज़रूरी है। ये बात पेरेंट्स को ही समझनी पड़ेगी कि 24 घंटे से पढ़ाई मत डालो, उसे किसी स्पोर्ट्स में डालो, स्विमिंग करे, कोई जिम में जाए, वो एक्टिविटीज। हाँ बास्केटबॉल खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, वो भी तैयारी का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसका एक आंसर ये मुझे मिल गया कि पेरेंट्स का, क्योंकि काफ़ी रोल रहता है यंग जनरेशन में, हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं मेजरली पेरेंट्स ही लेते अप टू हैं। 12th तक। हाँ, तो उनको ये समझना चाहिए कि अभी उसको लेट देम स्टडी वट एवर दे आर स्टडिंग एट दैट पॉइंट, और उनकी जो और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनका मतलब Encourage ये करें वाले उनको। प्रेशर में अभी ना डालें, क्योंकि बिल्कुल उसके लिए अभी दे हैव इनफ टाइम। एनफ टाइम है। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि हम अगर प्रिपेयर कर रहे हैं और मान लो मैं भी 10th क्लास में हूँ, मैं 10th क्लास के बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, तो मेरे को उस टाइम अपनी 10th 12th की स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर मेरे को कुछ ज़्यादा ही करना है तो मैं किसी को करिकुलर एक्टिविटी में खुद को एनरोल कर सकती हूँ, या मेरे को छोटा कोई स्किल सीखना है जिसमें मेरी खुद की इंटरेस्ट है तो मैं वो कर सकती हूँ। एंड कोचिंग के लिए राइट एज और राइट टाइम इज़ आफ्टर 12th क्लास, मिनिमम 12th क्लास, राइट। तो मेरा अगला मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैं कोचिंग, अच्छा कोचिंग पहली बात तो मेरे को कोचिंग लेना है कि नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो मैं कैसे कोई अच्छा जेन्युइन इंस्टीट्यूट फाइंड आउट करूं जहाँ पे मेरे को एक अच्छा मेंटर मिल सके जो मेरे को गाइड कर सके। यहाँ 2 चीज़ें मुझे भी आपको थोड़ी बतानी है।
इस क्वेश्चन के एक्स्ट्रा भी अलग से भी देखिए, पहली बात तो 10वीं से लेके 12वीं तक तो कोचिंग की बात आपने आईएएस की करनी ही नहीं है। ये तो सब सुन ले इस चीज़ को, दिमाग में गांठ बांध ले इस चीज़ को कि हमने +2 से पहले और 18 साल से पहले कोचिंग की तरफ देखना भी नहीं है, वो पाप है। मैंने पहले भी कहा आपसे। दूसरी बात, कई लोग कहते हैं कि हमने देखो जी अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी करवानी है तो उसको हम आर्ट्स चला रहे हैं, जबकि बच्चा जो होता है उनका साइंस में अच्छा हो सकता है वो, तो बोलते नहीं साइंस में सिर्फ आईएएस करवानी है हमने, तो साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट लाते हैं। इससे ज़्यादा जो है ख़राब बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे साइंस हो, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है आपकी तैयारी के साथ में। अगर आपका बच्चा अच्छा है साइंस में तो उसे +2 नॉन मेडिकल या मेडिकल में कराओ। उसके बाद फिर वो बच्चा अगर आपका अच्छा है तो उसे इंजीनियरिंग कराओ या फिर एमबीबीएस कराइए, वो बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चे का बैकअप ऑप्शन तैयार होगा। अब मान लो आपने उसके एप्टीट्यूड से हट के उसको आर्ट्स में करा दिया कि उसका आईएएस के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है, उसने 3 साल बीए कर ली, राइट, और उसका मन जो था वो साइंस में था मान लीजिए। अब मान लो 0.1%, 0.0001% चांस में अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो अब बच्चा क्या करेगा आपका? तो आर्ट्स के बेस पे उसको कौन जॉब देगा, क्या करेगा फिर आगे जाके वो, ये भी आपको सोचना चाहिए। तो अगर वो बच्चे का साइंस पे मन है तो उसको साइंस ही दिलाइए। साइंस का आईएएस से कोई रिलेशन नहीं है। अगर ऐसी चीज़ होती, अगर सारे बच्चे आर्ट्स वाले ही सिलेक्ट होते मान लीजिए, फिर तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इंडिया के सारे एमए वाले गोल्ड मेडलिस्ट आईएएस बन जाते। सही बात। कॉमन सेंस की बात है ये। और कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या मेडिकल बैकग्राउंड से जिसने पहले कभी पढ़ाई नहीं है, 10वीं के बाद से आर्ट्स का सब्जेक्ट कोई पढ़ाई नहीं है, वो तो आईएएस नहीं बनता। आप चेक कर लीजिए, मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो बन रहे हैं आजकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, साइंस बैकग्राउंड से बन रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप तैयारी करने के लिए आप उसे आर्ट्स चलाएं, ये गलती ना करें। दूसरी बात, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जो आपने पूछा अभी, कोचिंग जो है वो बच्चा करे जिसके पास से प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, या उसका बेस बिल्कुल नहीं है +2 के बाद भी, या उसके पास में ग्रेजुएशन के टाइम पे टाइम नहीं मिल रहा उसको कुछ और करने का, तो उसे कोचिंग वो ले सकता है। क्योंकि कोचिंग जो है आपके पढ़ने वाले काम को 1/10 कर देती है। अच्छा। अगर आप अपने आप कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है मान लीजिए उसमें 10 घंटे लग रहे हैं समझने में आपको कंसेप्ट को, तो वो कोचिंग वाला पर्सन जो है वो आपको अच्छा टीचर, सारे नहीं, अच्छा टीचर वही कंसेप्ट को आपको आधे पौने घंटे में समझा देगा, तो आपका टाइम बच जाएगा उस चीज़ से। ये किस्म से पिक्टोरियल चीज़ बन जाती है, हमें सुनी हुई चीज़, देखी हुई चीज़ याद रहती है। आप खुद एफर्ट कर रहे हैं तो हमें इमेजिनेशन करनी पड़ती है, एफर्ट करने पड़ते हैं, 4 जगह से चीज़ इकट्ठी करनी पड़ती है, ठीक है, फिर डाउट्स भी आते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आप में वो स्किल्स हैं, आपका वो बेस है, अच्छे आपके पास में इस चीज़ का गाइडेंस है कि मैं ये बुक्स पढूं, ये चीज़ देखूं, तो मैं आराम से कर लूँगा, ये कर लूँगी, तो उसको फिर कोचिंग की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सर जैसे आपने बताया, और आप जैसे मैंने भी इंट्रो में बताया कि आप 600 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं आपके पढ़ाए हुए जो ये एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट आपका जिसकी कहानी बहुत मतलब प्रेरणादायक है, बहुत मोटिवेट कर सकती है बच्चों को, कोई आपको, वैसे तो आई थिंक बहुत होंगी, बट कोई जो आपको लगता है कि किसी को इंस्पायर कर सकती है बहुत अच्छे से, ऐसा कोई किस्सा याद है आपको किसी स्टूडेंट का? नहीं, ऐसा तो कोई, चलो मेरे पास एक ऐसा किसी कोई ऐसी स्टोरी या कोई सॉफ्ट स्टोरी या कोई बिल्कुल ज़मीन से उठ के ऊपर गया हो, ऐसी स्टोरी तो नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा मेरे से एक स्टूडेंट ने वादा किया था, वो अभी आईएएस बन गया स्टूडेंट मेरा, उसका पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इंजीनियर था, तो वो टॉपर्स में था अपने कॉलेज के भी। तो मैंने उसको थोड़ा डांटा, मैंने कहा तेरा तो होना चाहिए, तेरा क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन उसमें हो, तो उसको चुभा, क्या सर नेक्स्ट टाइम पक्का मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसको नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ, फिल्म्स ही नहीं हुआ। तो फिर वो आया, कहता सर मैं करूँगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा उस चीज़ को, ये मेरा वादा है आपसे, मैं वादा तोड़ूंगा नहीं। वो उस बच्चे का फिर रैंक अच्छा आया, उसने जब उसने कहा कि सर रिजल्ट मेरा आप ही बताओगे। तो उसको रिजल्ट ने बताया कि हाँ भाई हो गया है, अब तेरा नाम ये है और तू आईएएस है। तो वो
मतलब 2-3 मिनट तक झूमता रहा बच्चा वो खुशी से। तो पेरेंट्स ने पीछे से वो भी झूम खुशी में उछलने लगे, उसमें उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो मुझे वो पल आज भी याद है वो वाला, हाँ। कि एक ने मुझसे वादा किया, पूरा किया। हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि बाकी लोग जो हैं मतलब कि देखिए 0.1% आपका केवल चांस भी रहता है, किस्मत की बात नहीं आती। 99.9% ये आपका हार्ड वर्क है। 0.1% कहीं ना कहीं जो है, मैं पर्सनली मानता हूँ क्योंकि मैं फेटलिस्ट भी हूँ, मैं थोड़ा बहुत भाग्य को मानता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ आपको अपना जो जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क मेरे को मैं स्मार्ट वर्क कहूँगा, वो ढंग से करना चाहिए आपको, वो ज़रूरी है। उस पर स्मार्ट वर्क भी क्या होता है कि आप जो है सही टाइम पे सही चीज़ पकड़ें। हार्ड वर्क में आप सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, स्मार्ट वर्क में आप वही करना चाहते हैं जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और हमारे टाइम में क्या था कि ना तो इंटरनेट था, ना बहुत ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट से जब हम तैयारी करते थे, ना बहुत ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल थी, ना बहुत मटेरियल था। हमें सब कुछ खुद इकट्ठा करना पड़ता था तो जाके नोट्स बनते थे। वो था हार्ड वर्क। आजकल प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है। तो आजकल आपको ढूंढना है मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं। क्या छोड़ना है वो मोर इम्पोर्टेंट है बजाय क्या पढ़ने के। ठीक है। तो इसी जगह भी इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा बहुत ही ये आपका भाग्य भी इस जगह पे है कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना छोड़ रहे हो उस जगह पे। राइट। फिर उसके बाद तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट फिर भगवान के हाथ में या एनर्जी के हाथ में छोड़ दीजिए वो। बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल कोचिंग दो मीडियम से हो जाती है, जैसे कुछ लोग ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। तो डज इट मैटर कि आप ऑनलाइन ले रहे हो देखिए ऑफलाइन? जहाँ तक जिस चीज़ में आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, हाँ, वो उतना ही ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जैसे ये कोचिंग सेंटर्स सिटीज़ में ही रहते हैं, तो लोगों का ये रहता है बच्चे का कि अब मेरे को दिल्ली ही जाना है, अब मेरे को चंडीगढ़ ही जाना है, या मेरे को जो भी जगह है वही। तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि अगर आपको टीचर अच्छा छोटे शहर में भी मिल रहा है या मे बी ऑनलाइन में मिल रहा है, तो आप बेझिझक वहाँ से पढ़ सकते हो। ये पुराने टाइम की बातें थी, आज तक अप्लाई हो रही हैं। पहले छोटे शहरों में क्या, बड़े शहरों में भी इस तरह का गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी। कुछ एक सेंटर इंडिया में थे, जैसे प्रयागराज था, दिल्ली हो गया, ठीक है, ये पटना हो गया, ये कुछ बड़े सेंटर्स थे। लेकिन अब तो सारी दुनिया आपके हाथ में है। राइट। सही बात है। मोबाइल आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके हाथ में है। अब आप पूरे वर्ल्ड में किसी जगह बैठे किसी भी कोचिंग कर सकते हो, कोई भी ऑडियो विजुअल दिखा सकते हो। बट वो ये वही मुद्दा फिर वही है कि आपको दिखाया समझाया क्या जा रहा है, क्या वो रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, या वो मार्केटिंग है अपने पैसों को जस्टिफाई करने के लिए। फिर आपको समझ में कितना आ रहा है। मैंने वही कहा ना कि जिसमें आग होगी तो जहाँ पे मर्जी बैठ के सीख लेगा, जिसमें नहीं है वो आग, फिर वो कहीं भी नहीं जा सकता। ओके, सो इन शॉर्ट हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस कि इज़ इट मार्केटिंग या फिर कोई जेन्युइन टीचर आपको बढ़ा रहे हैं। तो हमें बेसिकली टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो हमें ध्यान से चूज करना है। टीचर ही तो बताएगा ना आपको। टीचर ही समझाएगा कि ये इतना पॉइंट जो है पढ़ने वाला है, इसके आगे तो दुनिया नॉलेज का कोई एंड ही नहीं है कोई भी। आईएएस में नॉलेज का एंड ही नहीं है कोई भी। आपको कहीं ना कहीं लिमिट ड्रॉ करनी पड़ेगी कि भाई इतना मेरे लिए पढ़ना है, बस इससे ऊपर नहीं पढ़ सकता। इसके आगे तो क्विज बन जाएगी। सही बात है। इसलिए मैं क्लासेस समझाता भी हूँ कि रीड लेस राइट मोर, रीड लेस रिवाइज मोर, रीड लेस अंडरस्टैंड मोर। उतना पढ़ो जो पेपर में आपको काम आए, जहाँ लिख पाए। अगर आपने इतना कुछ पढ़ लिया जो लिखा ही नहीं जाएगा, क्यों पढ़ रहे हो? आपका दिमाग कोई डस्टबिन थोड़ी है जहाँ सब कुछ आप इकट्ठा करते जा रहे हो। आप जितना ज़्यादा इकट्ठा करोगे ना, उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा। अगर समेट ही ना पाए आप, पेपर में आकर टेंशन हो जाएगी आपको। सारे चीज़ें जंबल करनी शुरू कर, दिमाग में करनी शुरू कर देंगी। फिर आपको टेंशन हुई, आपको आते आते क्वेश्चन भूल जाएंगे, क्योंकि आपने सामान इकट्ठा इतना कर लिया है। तो दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है आपके वो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। तो कम पढ़ना है, और अंडरस्टैंड करना है, अपने आप को लिमिट माननी है। अच्छा टीचर वही समझाता है कि भाई इस पे तो इस एक टॉपिक पे भी लोग 1000 लोग पीएचडी कर सकते हैं। कितना पढ़ना है, कितना पढ़ोगे उसी को आप? तो एक किताब में सब कुछ दिया हुआ है, उसी को बार बार पढ़ लो। रीड वन बुक 10 टाइम्स बजाय 10 बुक्स को 1 टाइम पढ़ने के। क्यों पढ़ना है आप इतना कुछ को? तो टीचर की वैल्यू वो होती है। और टीचर भी ना वो ये समझाए कि सिलेबस क्या चीज़ है,
पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये फालतू की जो कहानियाँ हैं ये मैं ना सुनाऊँ, ठीक है, लेकिन लोग क्या हैं वो सुनना चाहते हैं। तो वो सुनाते हैं। हाँ, तो बच्चों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये फालतू की बकवास की बातें हैं, हम्म। ठीक है? तो वो भी टीचर मदारी ना बने, हाँ तो सीरियस टीचर हो जो मुद्दे की बात करें। हाँ, और बच्चे को भी आई थिंक कि थोड़ा सा ये खुद भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि मैं ये एक्चुअल में करने के लिए कर रहा हूँ, या फिर यस, जैसे आपने बताया हाँ, भेड़ चाल, या जस्ट बिकॉज मेरे को किसी सिटी में जाके रहना, दैट्स मोर पैथेटिक कि आपको एक्चुअल में वो आपका गोल है ही है ही नहीं। नहीं है। आप यू आर स्पेंडिंग मनी, उसको वेस्ट कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे टाइम हो, वेस्ट कर रहे हैं। अपने पेरेंट्स का खुद से धोखा कर रहे हो, पेरेंट्स से धोखा कर रहे हो। बड़ी सिटी में आपको रहना, देयर आर सो मेनी अदर बिल्कुल। रीजंस जो आप कर सकते हो, बट हाँ। अच्छा ठीक है, अभी मूविंग ऑन, अगली चीज़ है कि जैसे इसके तीन उसमें डिवाइड रहता है एग्ज़ाम आपका, 3 स्टेज प्रीलिम, तैयारी होती है। मेंस एंड देन इंटरव्यू। जी। आप इसके बारे में ब्रीफली एक बारी बताओ कि कौन सा, इसकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो ये एग्ज़ाम 3 स्टेज पे होता है। प्रीलिम्स, जिसको प्रिलिमिनरी कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, सिंगल डे में एग्ज़ाम हो जाता है। फिर इसके 4 एक महीने, और ये एग्ज़ाम जो है मई के एंड में, मई के लास्ट वीक के लास्ट संडे को, या जून के फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को होता है। फिर 4 महीने के बाद में अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है, इसका होता है मेंस का, सितंबर के एंड में या अक्टूबर में होता है। तो वो 5 डेज एग्ज़ाम चलता है। वो सारा एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होता है, उसमें आंसर लिखने होते हैं आपको, और उसमें एक सब्जेक्ट भी चूज़ करना पड़ता है आपको अपनी मर्जी का, उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद में आपका 3-4 महीने के बाद में इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं, जब रिज़ल्ट आता है तो आपका। तो फिर मेंस का जो रिटन का स्कोर प्लस इंटरव्यू का स्कोर, इन दोनों को अगर हम मिला दें जोड़ के, फिर आपकी रैंकिंग बनती है। तो रैंकिंग के हिसाब से अगर आप टॉप पे होते हैं तो फिर आप IAS, IFS, IPS बनते हैं। उससे कम रैंक आपका है तो फिर वो बाकी सर्विसेज हैं उसको ज्वाइन करते हैं आप अपने रैंक वाइज। अब साथ में चॉइस आपकी खुद की भी होती है, अगर आपका रैंक अच्छा तो आपको चॉइस की जॉब मिल जाती है। ठीक है। इस तरह से रहता है ये। तो सर जैसे प्रीलिम तो आई थिंक इट्स अ कॉमन एग्ज़ाम, सबका सेम ही रहता होगा क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड, बट जो मेंस होता है उसमें आपको कुछ सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होते हैं। एक सब्जेक्ट, तो वो किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप चूज़ करें? प्योरली अपने इंटरेस्ट को देख के, किसी के कहने पे नहीं। अच्छा। अगर कोई कहता है कि एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है, एक नॉन स्कोरिंग है, एक इंटरेस्टिंग है, एक बोरिंग है, एक की कोचिंग अवेलेबल है कि नहीं है, एक छोटे सिलेबस का, एक बड़े सिलेबस का है, एक जनरल स्टडीज़ में काम आता है, काम नहीं आता है, एक ट्रेंड में, एक आउट ऑफ ट्रेंड है, वो वाहियात किस्म की बातें हैं। अगर यही चीज़ सारी होती तो सारे बच्चे वही सब्जेक्ट ही लेते, एक या दो, तो बाकी सब्जेक्ट कोई क्यों लेता? जो इजी है, स्कोरिंग है, ट्रेंड में है, ठीक है, सिलेबस कम है, तो सारे बच्चे वही सब्जेक्ट लेंगे। ये फालतू की चीज़ें हैं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो चूज़ करो। किसी कंप्लीट भी ट्रेंड की 100% इंटरेस्ट बेस्ड। बिल्कुल इंटरेस्ट, जिस चीज़ को पढ़ के मज़ा आए। मान लीजिए जैसे आपसे मैं पूछूं, जैसे मान लो आपको फिलोसफी में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, मान लीजिए मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, और मैं आपको बोलूँ कि देखो भी फिलोसफी बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप मेरे कहने से ले लें उसे, या फिर किस टॉपर ने लिया था उसके चक्कर में ले लें आप, तो क्या होगा कि आप फिलोसफी का 2 पेज पढ़ेंगे आपको उबासी आनी शुरू हो जाएगी। हाँ। ठीक है तो आप उसकी एक बुक नहीं पढ़ पाएंगी, तो आपकी नॉन स्कोरिंग बन गया। जब मेरे को इंटरेस्ट उसमें है, मुझे आप एक बुक बोलो मैं उसकी 100 बुक्स पढ़ जाऊंगा, और मुझे पढ़ के मज़ा आएगा हर बारी, तो मेरे लिए वो स्कोरिंग होगा। UPSC कभी भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ भेदभाव नहीं करती है, सिंपल सी बातें समझ लीजिए। ठीक है, ये सारी बातें फैलाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले। अब वो साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं तो क्या बोलते हैं, साइंस नॉन स्कोरिंग है। हाँ। ठीक है, साइंस लंबी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें लंबा सिलेबस है, टफ है। अरे क्यों भाई, जिस बच्चे ने MSc फिजिक्स की है, जिसने 7 साल फिजिक्स पढ़ी है, उसको आप साइंस फिजिक्स छुड़वा के आप कोई और सब्जेक्ट लाओगे? हाँ, उसको नए सिरे से अरे पढ़ना कमाल है। पड़ेगा। हाँ बिल्कुल गलत चीज़ है ये, उसे कोचिंग करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चन देखें तो उसे इतनी खुशी होगी कि मेरी MSc मोर टफ थी बजाय UPSC के। ये तो बड़े बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि वो लोग दिखाते ही नहीं है। इतना डराते हैं पहले कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक ही नहीं करते हैं कि ट्रेंड क्या है। मैंने MBBS किया है तो मेडिकल साइंस क्यों ना रखूं भाई? मैंने MSc zoology किया है, मैंने MSc बॉटनी किया है, तो मैं वो छोड़ के पबहेड या पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी क्यों लूँ? मैं ज्योग्राफी क्यों पढ़ूँ?
राइट। तो अपना एप्टीट्यूड खुद देखो आप कि क्या पढ़ के मज़ा आ रहा है। ऐसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने एमएससी किया था अपने महाराष्ट्र से, वो महाराष्ट्र से था, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, और उसने फिर एमडी की यहाँ से, पीजीआई से, ठीक है। उसका एक सब्जेक्ट था मेडिकल साइंस, सेकंड बने क्या सब्जेक्ट था उसका, मराठी लिटरेचर। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो उसका उसी मज़ा आया उसमें। लोगों ने कहा ये रख, लोगों ने कहा था नहीं मेरे को मराठी पढ़ के मज़ा आता है, मेरे फादर उस फील्ड में है। क्योंकि अब वो IAS है। ये बात भी मुझे आपने बताई अभी, मैं तो अभी तक ये सुनती आ रही थी कि जो लोगों का इंग्लिश में होल्ड होता है वो उनको एज मिलता है, कि ना, हिंदी बिल्कुल वालों नहीं। के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता बिल्कुल है, नहीं, बिल्कुल क्योंकि ये नहीं। नैरेटिव मैंने काफ़ी सुना हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये चीज़ झूठ है। यूपीएससी को आपके मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस ये है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आप उसका सही ढंग से आंसर करो, अपना आंसर करो, पका पकाया आंसर नहीं, अपने विचार डालो उसके अंदर, जैसा क्वेश्चन पूछा गया आपसे। लैंग्वेज तो एक्सप्रेशन करने का मीडियम है, उनको आपके विचार चेक करने हैं। लैंग्वेज से क्या मतलब है, हमारे यहाँ पीएम हिंदी बोलते हैं, हाँ जी। ठीक है, उनसे इफेक्टिव कोई पीएम होगा आजकल पूरे एरिया में, कभी ढूंढ ले तो कोई। चाइनीज प्रेसिडेंट सिर्फ चाइनीज बोलते हैं, तो बेवकूफ़ हैं वो। हाँ। ठीक है, ये फालतू बातें क्रिएट की जाती हैं। आप चाहे हिंदी हो, चाहे मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, आपको जाके फील्ड में काम करना है ना। आपको इंग्लैंड में काम नहीं करना है, आपको हिंदुस्तान इंडिया में में काम काम करना करना है। है। तो आपके विचारों से काम होगा, लैंग्वेज स्किल से नहीं। एक्चुअली गुलाम किस्म के लोग हैं ना हम रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो माइंडसेट तो वैसे। हमारा गुलामी तक गई नहीं है अभी तक वो। समस्या ये है, हम स्लेव्स हैं, मेंटल स्लेव्स भी तो हैं, और हमें बना के रखा जा रहा है वैसे ही वो। लैंग्वेज सीखना बुरा नहीं है, बट ये कहना है कि नहीं उसको एज है इसको एज नहीं है, क्यों? इसका लॉजिक क्या कोई है? लॉजिक। समस्या ये है कि क्वेश्चन नहीं करता, क्वेश्चन नहीं करता। कहते हैं कम बनते हैं, अपीयर भी तो कम ही हो रहे हैं यार। ये मैं मान सकता हूँ कि कुछ लैंग्वेजेस के अंदर कमी है मटेरियल की, ठीक है। वो तो आजकल मटेरियल क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट कर देगा। भाषणी एक है हमारा एक ट्रांसलेटर, वो ट्रांसलेट कर लेगा। इंग्लिश का उठाओ मटेरियल आप डाल दो उसमें, ट्रांसलेट हो गया। ठीक है। अब तो वो समस्या भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लैंग्वेज, आपको इंग्लिश आती है उसमें ज़्यादा सिलेक्शन के चांस हैं, बाकी में कम है। अब तो ये भी हो गया है कि मेंस मान लो अगर आपने दिया इंग्लिश में, इंटरव्यू में जो बोलने वाली स्किल्स आपकी अच्छी हैं, आपकी रीजनल लैंग्वेज की, पंजाबी की, उर्दू की, तमिल की, तेलुगु की, मराठी की, गुजराती की, इंटरव्यू आप उस लैंग्वेज में दीजिए। ओके, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ माय लैंग्वेज इन माय मेंस, Means? मैं अपना इंटरव्यू का लैंग्वेज अलग सेलेक्ट कर सकती बिल्कुल, हूँ। ये चॉइस है आजकल तो। हाँ, ओके। तो कुछ ये लोग लिखने में अच्छे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं मान लो इंग्लिश, तो बोलते हैं बोलने में हिंदी में अच्छा हूँ, तो वो हिंदी ठीक ले है, सकते हिंदी में हैं। तो इंटरव्यू। ओके। ऐसा पहले नहीं था, अब हो गया ऐसा। उनको विचार चाहिए आपके, उनको कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज स्किल लैंग्वेज से से, आपकी। ठीक है। थैंक यू सो मच, ये काफ़ी बड़ा डाउट क्लियर हुआ होगा हाँ बिल्कुल, बच्चों जिनकी का। मदर टंग नहीं है वो तो 15 मिनट पहले दिमाग में चीज़ें ट्रांसलेट करते ट्रांसलेट रहते करते हैं। हैं, हाँ सही बात। ओके, तो सर जैसे अब मैं 12th क्लास का बच्चा हूँ, जिसको मेरे को समझ आ गया मेरे को कैसे कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, कैसे मेरे को टीचर चूज़ करना है नहीं करना है, और मैं उस कैटेगरी में भी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ घर से निकलने के लिए कोचिंग ले रही हूँ, मेरे को सीरियसली इसके लिए पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी फ़िल्टर चीज़ें हो गई। अब क्या ऐसे भी कोई ट्रेड्स हैं जिससे मैं एक बार सेल्फ असेसमेंट कर दूँ कि क्या मैं ये कर पाऊँगी या नहीं, या मेरे को ट्राई करना चाहिए शुरू से, ये अपना 100% देना चाहिए और मेरे को एग्ज़ाम देना चाहिए, और फिर उसके बाद मेरे को खुद पता लग जाएगा? ट्रेड पहला तो ये होना चाहिए कि आप में वो आग होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, ये मेरा फील्ड है। मतलब किसी के पीयर प्रेशर में किसी आके का pressure मैंने नहीं, सेलेक्ट आपके ना अपना किया मन हो, का खुद फैसला का। हो, टिके रहो उस पर। सेकंड, कंसिस्टेंसी, जो पर्सनली मैं मानता हूँ, मैं भी मतलब कोई ऐसा मैं शायद उसको फॉलो नहीं करता हूँ, पर्सनली मैं मानता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं किसी भी फील्ड में, उनमें एक गुण सबसे ज़्यादा है, तो वो कंसिस्टेंट हैं अपने एफर्ट्स में। गिरते हैं, उठते हैं, चलते रहते हैं, वो काम करते रहेंगे, लगे रहेंगे, धुन में रहेंगे वो। हम में से मैक्सिमम जो लोग हैं काम शुरू बड़े जोश से करते हैं, ठीक है। कुछ दिन जब शुरू होते असली समझ में आती चीज़ कि कठिनाई है उस जगह पे, फिर हम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, और मैक्सिमम जो लोग निकल जाते हैं। जैसे जिम में नहीं होता, हाँ, मेंबरशिप ले ली, 2 दिन membership लिया गए, आपने, उसके हाँ, बाद नहीं गए। फिर नहीं गई उसके बाद में। अब वो जो लोग जुनूनी होते हैं फिर उनकी बॉडी बनती भी है, वो फिट भी होते हैं उसके बाद में।
ये लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है। मैंने कहा ना कि 90 से 95% तक किसी भी कोचिंग वाले फील्ड के अंदर माइंड मत कीजिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, भीड़ आती है। 5% लोग हुआ, हो सकता है 5% ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, जो डू और डाई वाला एम लेके आते हैं, उन्हीं में फाइट होती है, वो क्रीम है। फिर वहाँ थ्रॉट कट कंपटीशन है, उनसे फाइट करना है तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बड़े अच्छे मार्क्स, बड़ी अच्छी डिग्रीज चाहिए, कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 3 साल तक रोज़ 2 से ढाई घंटे पढ़ सकते हैं हर रोज़, मेरी गारंटी है कि अगर 0.001% किस्मत आपके साथ में है तो कोई रोक नहीं सकता आपको। ठीक है, आप टॉप 100 में आए, मुझे बोल दीजिएगा। ठीक है। तो जो आपने बताया कि 2 से ढाई घंटे का टाइम डेली अगर आप दे रहे हो कंसिस्टेंट होके, तो दैट्स इनफ, ये मोर मैं देन मान इनफ। जाऊंगा उस बच्चे को जो ऐसा कर तो देते हैं। ऐसा फीड किया जाता है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कि आपको 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना है। आप मुझे ये बताइए, आप मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, जहाँ सबसे पवित्र एनर्जी होती है, ठीक है, वहाँ आप ना मुझे बैठ के आजकल के माहौल में 2 मिनट के लिए भगवान पे फोकस अप्रोच दिखा दे, मैं मान जाऊंगा आपको। डिस्ट्रैक्शन बहुत है। इंस्टाग्राम की जहाँ रील की एज है, वहाँ पे आपको अगर 1 मिनट का फोकस हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 12 घंटे फोकस से क्या पढ़ाई करेंगे? 10 घंटे फोकस से क्या पढ़ाई करेंगे? और 10 घंटे क्यों पढ़ना है? मुझे समझ में नहीं आया। आपकी अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं ना, सो कोल्ड पढ़ रहे हैं, ये तो कितना तो काम तो साइंटिस्ट भी नहीं करते हैं। फोकस से किताब खुली हुई है, मान लो दिमाग कहीं और है, ये पढ़ाई थोड़ी हो रही है आपकी। ये तो आप सबको पागल बना रहे हैं, अपने आप को ही पागल बना रहे हैं। हाँ, कि मैं फोकस वाली स्टडी 10 घंटे में की हुई है, 3 या 4 घंटे की होती है। ओके, बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं ओनली, ठीक है। दिमाग कहीं और चल रहा है आपका, वो पढ़ाई नहीं है। ठीक है। ठीक है, वो पागल बनाने की बातें हैं, वो टाइम गया। आपको कम पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ठीक है। फोकस से पढ़ना है। तो सर अभी जैसे नेक्स्ट मेरा ये डाउट है, डाउट नहीं मतलब मैं उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से, उस बच्चे का ये डाउट है कि अब मैं कोचिंग में पढ़ रही हूँ, मैं पूरा अपना 100% दे रही हूँ। अब मेरे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं हम सोशलाइज ही नहीं करते, हम लोगों से बात ही नहीं करते जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद को एक हमारा स्टडी रूम है या उन्होंने रूम ले रखा है, हम बस अपना सब पढ़ते हैं। बकवास की बातें हैं, सब ड्राई हुई चीज़ें हैं। हाँ। अब मैं आपको लगातार चीज़ें बताता हूँ क्या रहेगा। आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, आपका 1 साल है, मान लो आपने 1 साल तैयारी करनी है सपोज। आप जो है, जो आपने करना है वो क्या है, सोशल मीडिया ख़त्म नहीं करना है, कम करना है। लिमिटेड। ठीक है, एन्जॉयमेंट कम नहीं करना है, ख़त्म नहीं करना है, लिमिटेड करना है। ठीक है, खेलना कूदना एक्टिविटीज़ आपने कम करनी है, मतलब लिमिटेड करनी है। सबसे मिलते रहना है आपने। ठीक है, लेकिन जब भी पढ़ना है ढंग से, कंसंट्रेशन से, फोकस से पढ़ना है। 4 या 5 घंटे पढ़ना है रोज़ का, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपने। वही फिर एक चीज़ को आपने बार बार पढ़ना है। ठीक है, अच्छा मटेरियल पढ़ना है, फालतू ज्ञान इकट्ठा नहीं करना है, एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है। जो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो जो कोचिंग में कराया गया है आपको, उसको आपने घर जाकर रिवाइज ज़रूर करना है। राइट, फिर उसके टेस्ट जरूर करने हैं अपने अटेम्प्ट। ठीक है। ठीक है, और कुछ करने नहीं है। फिर उसके बाद जो आप पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको करंट अफेयर के साथ में कनेक्ट करना सीखिए। ठीक है। बस ये सब चीज़ें हैं। आप सब कुछ भूल के तैयारी शुरू करें, ये करें, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सब ना बातें फैलाई जाती हैं। तो उनका अब जैसे उन बच्चों का, जैसे मैं वो बच्चा प्ले कर रही हूँ अभी, तो मेरा डाउट एक ये भी रहता है कि मैं अगर अभी से सबको बता दूंगी कि मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे को ना और प्रेशर फील होगा, और वो ये तो आप पे प्रेशर, है। हाँ मतलब हम उसको अवॉइड करें। वो आप पे है, हाँ, वो आप पे है। क्योंकि लोग बार बार कहना शुरू कर लोग कह देते हैं रहे ना। उनको जो लोग आपसे, जिनको आप बता रहे हैं, जो लोग आप ऐसे अच्छे है ही नहीं है, तो उनको क्या करना है अपने को? हाँ, मतलब हमें इग्नोर करने का भी इग्नोर एक स्किल कर, सीखना है कि उनको बिल्कुल। इग्नोर। तो आपके दोस्त वही अच्छे होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, जो छेड़ते नहीं बार आपको। ठीक है, और सबसे अच्छी बात जो जो मैंने आपके क्वेश्चन से निकाली है, मैं लोगों को बोलता भी हूँ, जब भी आप तैयारी करते हैं ना, तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके ऊपर आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस का, अपने फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस का,
अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस का या सराउंडिंग की आशाओं का लोड ना हो बिल्कुल भी। मतलब हमने रिलैक्स होके पढ़ाई हमने करनी है। तैयारी करनी है बस। जितना लोड आप लेंगे ना, पेपर में आते आते आपका माइंड स्क्वीज होता जाएगा और आपको आते आते क्वेश्चन भूलते जाएंगे। किसका दबाव लें, क्यों लें हम? आपने सिर्फ ये, आपको लगता है कि ये मेरा एक सिलेबस है, मेरे इसको ढंग से पढ़ना है, इसके बाद जो है मैंने अपना 500% दे दिया है इसको, इसके बाद होता है हो ना होता ना, वही भगवत गीता वाली बात है उस जगह पे है कि कर्म करना आपके हाथ में है, सिलेक्शन आपके हाथ में है नहीं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ टाइम में ऐसे रिजल्ट देखे हैं चौंकाने वाले कि मुझे लगता है कि इसका तो कुछ नहीं हो पाएगा यार। वो आईएएस बन गया, और जिसका था मुझे पता कि ये तो टॉप करेगा, उसके 4 प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो कहीं ना मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेपर के नज़दीक आते आते टेंशन ले जाते हैं, स्ट्रेस ले जाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रेस किस चीज़ से होता है? एक्सपेक्टेशन के लोड से। वो ख़त्म करो उसको। ठीक है, तो और पेरेंट्स को बता के रखो कि ये एग्ज़ाम है, कंपटीशन है भाई, मैं पूरा अपना 100% दे रहा हूँ, यही मैं दे सकता हूँ। हाँ, उसके आगे तो रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। सही बात है। सिंपल। तो सर आपको क्या लगता है कि फैमिली का कितना रोल रहता है इसमें? फैमिली का बहुत सपोर्ट चाहिए। फैमिली आपको ये बोले कि देखो भाई, हम आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं ना, बस आप पढ़ो अच्छी तरह से, मस्ती भी करो, लिमिट में हर काम करो कि फ्यूचर में आपकी किसी भी हरकत से में शर्मिंदा ना होना पड़े। पढ़ाई भी करो, मस्ती भी करो, ठीक है, क्योंकि लाइफ आपकी बननी है। हाँ, आपका नहीं होता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको खुद सोचना है कि अगर आपका पढ़ के नहीं होगा तो ना हमें दुख होगा ना आपको दुख होगा। ठीक है, अगर बिना पढ़े नहीं हुआ तो दुख आपको भी होगा, कुछ हद तक हमें भी होगा, क्योंकि कल को लाइफ आपकी बननी है। हमारी जो बननी थी बन गई। ठीक है, तो आपको ये देख के चलना है कि भाई संभल के हर चीज़ जो है एक लिमिट में करनी है। तो पेरेंट्स की से आपको जब ये परमिशन मिल जाएगी कि हाँ कोई टेंशन नहीं है, तो होता है हो ना हो, उससे उस बच्चे का आधा लोड ही खत्म हो गया। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। मैं तो इसलिए नहीं है बच्चा हमारा तो आईएएस बनेगा। हाँ। तो कुछ मर्जी बने, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन बच्चों का नहीं होता वो डिसअपॉइंट होके कुछ लोग तो दे एंड देयर लाइफ्स, वो सुसाइड कर लेते हैं। और वो सिर्फ आईएएस के एग्जाम में नहीं, वो मैं अभी पढ़ती हूँ ना, नीट में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ, वो मे बी जस्ट बिकॉज वो इतना सोशल पीयर प्रेशर ले लेते हैं। हाँ, वो चाहिए। पेरेंट्स का जो रोल है ना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है उस जगह पे। तो पेरेंट्स बच्चे से लगातार काउंसलिंग करते रहे, टीचर बच्चे से काउंसलिंग करते रहे। टीचर की ड्यूटी है कि महीने में एक बार जब पढ़ा रहा है तो महीने में एक आधी बार ऐसा उनको एक लेक्चर भी दे, बात करें उनसे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ। होता है हो नहीं तो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ है। एग्ज़ाम आपसे है, आप एग्ज़ाम थोड़ी हैं। हाँ, सही बात। ठीक है, तो ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। हाँ। आपने जो पढ़ा वेस्ट थोड़ी जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। हाँ। आपको ये नॉलेज का नहीं काम है, कॉन्फिडेंस का नहीं काम आएगा आपको, वेस्ट कभी नहीं होता है ये। ठीक है, nice. और एक बार अगर आप पेपर दे दिया, उसके बाद में आप जिस जगह बैठे हुए हैं कोचिंग के लिए, वो जगह छोड़ के कहीं अपना काम करना शुरू कर दो, क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है। आपको जॉब ज्वाइन करके सिर्फ रिवाइज ही तो करना है आपने। हाँ। उसी को बार बार क्या करेंगे पढ़ के, बारी बारी फ्रस्ट्रेशन आपको होगी। तो मेरा अगला क्वेश्चन यही था जिसका आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है कि अब जैसे मैं कोचिंग ले रही हूँ, मैं अपना 100% दे रही हूँ, मैंने एक बार एग्जाम दिया मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैंने 2 बार दिया मेरा क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम आपने तैयारी जो करनी है कोई साथ में जॉब करते हुए करनी है। अच्छा, तो आप हमें मतलब अगर कोचिंग हमने ले ली 1 साल, अब हमें पता लग गया प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर मनी एंड टाइम अगेन फॉर द सेम कोचिंग। उसके बाद हमें रिस्पॉन्सिबल इनफ बनना है कि हम खुद से प्रिपरेशन करें। आपको पता है नया कुछ नहीं आएगा, यही तो समझाने वाली चीज लोगों को है। तो साथ में मैं जॉब, एक बार तैयारी अगर आपने जैसे हमने कहा 100% दे दिया, हाँ। सब कुछ दे दिया आपने, सब कुछ सीख लिया, अब सेकंड टाइम नया क्या, करंट अफेयर नया होगा ना, बाकी वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही इकोनॉमी, वही पॉलिटी है, वही एनवायरनमेंट है। ठीक है, अब उसको बस आप बैठ के रिवाइज करो घर में अपने जॉब करते हुए। जब पहली बार आपने पढ़ 10 घंटे 8-9 घंटे पढ़ लिया, 6-7 घंटे पढ़ लिया, क्या सेकंड उतना टाइम देंगे आप पढ़ने में? सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो उसके साथ साथ मेरे को एक जॉब भी करनी चाहिए ताकि मेरे को इनसिक्योर्ड फाइनेंशियली ना हो। ठीक है, तो अभी यही उससे अगला मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अब मेरा 2 बार नहीं हो रहा, 3 बार नहीं हो रहा, तो
व्हेन मतलब मेरे को कब पता लगेगा कि नाउ इट्स एंड, अब मेरे को वो एक्सेप्ट करनी है चीज़, क्योंकि जैसा आपने बोला कि हमने अपना काम कर दिया, अब अगर वो नहीं हो पा रहा है तो मेरे को कब पता चलेगा कि ओके मैंने अपना बेस्ट कर लिया, अब मेरे को यहाँ, क्योंकि बिकॉज मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि ये तो मैंने पर्सनली भी बहुत लोगों को देखा है कि ना वो 31 ईयर्स तक प्रिपरेशन ही करते हैं और ड्यूरिंग ऑल जॉब नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे जॉब, वो गलत है। वो गलत है। जॉब करते सारे चांस तो कैसे समझ है। तो फिर आपको कब पता लग जाना चाहिए अब कि अब ठीक है, आई गिव माई बेस्ट, अब मेरा नहीं हो पा रहा तो मेरे को अब दूसरी नहीं, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अगर आप कोई काम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अपना साथ में घर चला रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी साथ साथ हो रहा है, या हो सकता है आपकी मैरिज भी साथ में हो जाती है, साथ में मान लो, ठीक है, तो आपका सारा काम सही चल रहा है, पेपर देते जाओ, क्योंकि आप सिर्फ रिवाइज ही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं उस पर। बट आपको 100% वही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जैसा डेटा और स्टैट्स के अकॉर्डिंग होता है कि जो इन एग्ज़ाम के लिए बच्चे आते हैं ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो जनरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं मेजरली। तो उनके पेरेंट्स ना बहुत ही हार्ड वर्क करके उनको कोचिंग दिलवा रहे हैं, बट अब वो ड्यूरिंग, अब उन्होंने अपना बेस्ट दे दिया, पढ़ा दिया, ग्रेजुएशन करवा दी, कोचिंग भी करवा दी, बच्चा नहीं कर पा रहा, तो अब बच्चे का भी तो टाइम है ना, उनको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचे, थोड़ा फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो उनको एक टाइम पे आके ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि मैं ठीक है, ये मेरे को करना है साथ में। पहले चांस के बाद रियलाइज कर ले वो तो। अच्छा, हाँ। पहले चांस के बाद ही रियलाइज कर ले वो कि जो आपका फर्स्ट चांस है, मेरे ख्याल से अगर आपका वो बेस्ट चांस होता है, क्योंकि उसमें हर चीज़ अननोन रहती है। सेकंड टाइम में क्या होगा, आपके पहले टाइम का साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना होने वाला, और साथ में नॉन टेरिटरी है जो बोर लगती है आपको, कि तो पहले भी किया था, दोनों इकट्ठे चलते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, डर ज़्यादा बढ़ता है। थर्ड टाइम में 2 बार का ना होने का डर और 2 बार रिविजन वाली वो जो है ना बोरियत, मोनोटनी, वो साथ चलती है। ठीक है, तो अगर आपने 500% 200% अपना एक पहली बार में दे दिया, वो आपका बेस्ट चांस था, इससे बेस्ट अब नहीं हो सकता, क्योंकि अननोन टेरिटरी थी वो। एक फिल्म को जब फर्स्ट टाइम देखते ना आप, मज़ा आता है, सेकंड टाइम आधा मज़ा आता है, थर्ड टाइम फिर बोर लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ बैठना ही पड़ेगा उस जगह पे। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, तो आप फर्स्ट टाइम के बाद ही कोई ना कोई स्किल सीख के जॉब करनी शुरू कर दो, उससे फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। अपने लाइफ के इस प्रीशियस टाइम को इस फालतू की बकवास में ख़त्म नहीं करना आपने। ये तो वो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, साल में एक ही बार मौका मिल रहा है आपको इसमें, तो और कोचिंग, हाँ, और ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम लाइफ का आपका यही है। कोई स्किल भी नहीं आप सीख रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं। अगर आप 24-25 साल के होने के बावजूद भी, उसके बाद भी आगे तैयारी कर रहे हैं बिना कोई जॉब किए, तो आप से बड़ी भारी भूल कर रहे हैं आप अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक मैंने मेजरली मैंने कोशिश करी है कि जो एक आईएएस या गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पिरेंट के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपसे पूछूं। अब मेरे कुछ और भी साइड वाइज क्वेश्चंस हैं कि जैसे इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, लेट्स गो बैक टू फर्स्ट ईयर ओनली, तो क्योंकि आजकल क्या रहता है कि लोगों की फ्रेंडशिप्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं आजकल हाँ, है ना, फिल्मों में ये दिखाते हैं। हाँ, रियल लाइफ में भी यही होता है। तो ऐसा है क्या, आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप इज अ डिस्ट्रैक्शन? रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शन नहीं है दुर्गा, अगर रिलेशनशिप प्रोडक्टिव है, दोनों से सपोर्ट करते हैं, सेम केमिस्ट्री वाले बंदे हैं, तो वो जरूरी है, वो ठीक है। ठीक है, अगर रिलेशनशिप के लिए ही कर रहे हैं अगर आप, और वो डिस्ट्रैक्शन बन रही है आपके लिए, क्योंकि आजकल का माहौल आपको पता ही है, जितनी जल्दी फ्रेंडशिप होती है जल्दी टूट भी जाती है। बिल्कुल। फिर वो एक मेंटली जो है आपके ट्रॉमा बन जाता है। हाँ। तो उस ब्रेकअप को झेलो या पढ़ लो, ठीक, या फिर पढ़ो ठीक है, फिर या फिर वो शायर बन जाओ, उसके बाद में पढ़ाई तो उसका होती नहीं है आपकी, तो फिर वो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो इट्स की मेजरली अगर आप इस थोड़े टाइम के लिए अवॉइड ही करो तो बेटर है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हाँ। वो टाइम अच्छा है, अगर आपकी फ्रेंडशिप अच्छी जगह होती है, किसी के साथ में होती है, तो बुरा क्या है, लेकिन वो फ्रेंडशिप वैसी हो कि जो चूज योर पार्टनर वाइजली देन। हाँ ठीक है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर उधर अगर आप फोकस्ड हैं, तो मतलब आपका पार्टनर भी ऐसा जो आपको एनकरेज करे, जो आपकी सपोर्ट करे, और उसी फील्ड से भी है वो, तो और भी अच्छा है। अगर अपन मस्ती के लिए वो चीज़ें चूज करनी है, घूमने फिरने के लिए, ऐश करने के लिए, फिर वो आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, क्योंकि ना उसका टाइम तो जिंदगी भर रहेगा, ये टाइम जो आपका जाएगा फिर वो वेस्ट हो जाएगा। वो मैं नहीं कह रहा कि आप ये चीज़ मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे यहाँ तक लगता है दुर्गा, इसमें आजकल ना
उस टाइम से पहले ही लोग जो है रिलेशनशिप में होते ही हैं। हाँ, सही बात है। ठीक है, तो ये तो हम कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएशन में हैं, लोग तो 10th 11th 12th क्लास से रिलेशनशिप में, नया ट्रेंड बिल्कुल। चल रहा है आजकल। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं होना चाहिए तो वो पॉसिबल ही नहीं है, हम्म। पॉसिबल ही नहीं है। तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है कोई भी, अगर आपका एक रिलेशनशिप हेल्थी रिलेशनशिप है, टॉक्सिक ना हो रिलेशनशिप कोई आपका, जो पुल डाउन करे आपको। ओके। और वो भी अगर आप पे दबाव डाले एक्सपेक्टेशंस का, तो और भी बुरा है वो। मेरे सपोर्टिव पार्टनर होना एक हाँ, ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हाँ, बिल्कुल है वो। ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स हमारे होते हैं कि अगर हम कहीं पे थोड़े से नीचे आ रहे हैं तो हमें एक शोल्डर मिल जाए कोई, तो उसमें बुराई क्या है उस जगह पे। ठीक है सर, अभी तक तो मेरे को बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि आपने मैक्सिमम चीज़ें जो गाइडेंस किसी बच्चे को चाहिए, अगर कोई पॉडकास्ट देखेगा तो उसका बेसिक डाउट्स तो वैसे दूर हो जाएंगे। अब लास्ट में हम थोड़े से मिथ्स एंड फैक्ट्स कर लेते हैं। जी जी। कि इट्स बिलीव्ड दैट गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट जॉब। मिथ। Myth. Okay. Government job is more secure than private job. मिथ। Okay. And relationship वाला तो आपने मेरे को आंसर कर दिया, that being in relationship is a distraction or इट्स not. ब्यूटीफुल थिंग समटाइम्स। हाँ, ठीक है. And also if you are preparing for any government exam, you should not socialize that much. मिथ। Myth. बकवास। बकवास। You must socialize, है ना, ताकि आपका थोड़ा डिप्रेशन ना में ना चले लाइफ जाए. टाइम तो आएगा ही नहीं आपका, मस्त रहो, मस्ती करो, बट हर चीज़ की लिमिट रखो। ठीक है. अब से आप मेरे को ऐसी 3 चीज़ें बताओ कि जो नॉट यूपीएससी एस्पिरेंट आजकल की यंगर जनरेशन को फॉलो करनी चाहिए एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, क्योंकि जो हमारे ट्रेड्स रहते हैं ना, वो जो यंग लाइफ में बन गए वो जनरली वो बाद में चेंज नहीं होते हैं. तो वैसे तो हमें पेरेंट्स भी बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, टीचर्स भी बताते रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि कौन सी 3 चीज़ें हैं आजकल जो गिवन मैंने द. अनुभव किया, शायद मेरे पे भी नहीं थी वो, जो मुझे लगा होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी, हाँ, फोकस और ठहराव। ओके, ठीक है. जल्दी हर चीज़ की इच्छा ना हो, हर चीज़ अपन टाइम से होती है, वो ठहराव चाहिए आप में, फोकस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, बस ठीक है. ये 3 चीज़ तो होनी चाहिए। ठीक कि है. आपने अगर दिल से किसी को पकड़ा है ना, तो ट्राई करो कि अंजाम तक वो चीज़ पहुँचे। मतलब इंटेंट आपका प्योर होना चाहिए. अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है मैंने ये करना है, तो फिर रुको मत, गिरो, उठ पड़ो, चलो उसमें फिर वो। ठीक है. एटलीस्ट अगर मतलब कि सक्सेसफुल नहीं भी हुए तो फाइट करते मरो। नाइस. हाँ, सही. ठीक है, ऐसे हार नहीं माननी, कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। ठीक है. एंड सर, कोई बुक्स आप किसी को रेकमेंड करना चाहो, इस वो तो सिर्फ यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए मैं मतलब पूछ रही हूँ कि कोई आपको लगता है कि ऐसी बुक्स जो हम उन बच्चों को बता सके कि दीज आर रिकमेंडेड, या कुछ लोग, मैंने ये भी सुना है कि आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए, तो फिर वो कोई स्पेसिफिक है पढ़ना चाहिए, कोई भी पेपर पढ़ो आप, बस। और वो आजकल तो अखबारें, आपको पता है कुछ सबके अखबारों के ना पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। हाँ, इवन न्यूज़ तो ना ही देखो, क्योंकि न्यूज़ में तो आजकल देखना तो है ही नहीं है हमने। हाँ, हमारे यहाँ अखबारें तो, अब टीवी तो है ही नहीं ना, वो तो बेसिकली शोर हो गया है वो। हाँ, वो एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गया है. हाँ, वो तो कॉमेडी ज़्यादा है, ठीक है, बजाय न्यूज़ के वो। सही बात है. तो जब अखबार पढ़ रहे हैं तो आप मतलब कि रीड एवरीथिंग विद सम पिंच ऑफ सॉल्ट, हर चीज़ का यकीन मत करो आप, फैक्ट्स भी क्रॉस चेक करो. यस, क्रॉस चेक नहीं, अपना दिमाग भी लगाओ कि ये वाकई सही बात कह रहा है, लिख रहा है ये, वो मेरा इंसान ही है जो लिख रहा है इस चीज़ को, वो कौन सा खुदा बैठा है उस जगह पे, तो वो उसके व्यूज़ हैं, ये मेरे व्यूज़ हैं, तो उसके व्यूज़ को अपना व्यूज़ मत बनाओ. एंड बुक्स सब्जेक्ट बुक्स सबको पता होती हैं, उन्हीं बुक्स को आप बार बार कुछ लोग कहते हैं एनसीईआरटी मैक्सिमम कवर करती है. आपके मकान की नींव की छोटे छोटे पत्थर और कुछ नहीं है. हाँ, मतलब वो बेसिक्स हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है. बनाया गया जरूरी, लेकिन ठीक है, एक बार पढ़ लेना अच्छा है, लेकिन एनसीईआरटीज़ भी आप 11th एंड 12th की पढ़ें, 6 to 12th की नहीं पढ़नी है आपने. लोगों ने अपना रखा है बातें फालतू की. जो चीज़ 6th में है वो 12th में आएगी 9th 11th में आएगी, तो मैं 6th क्यों पढ़ूँ. ठीक है. 11 12. हाँ, वो तो समझ लो कि किसी भी मकान के नींव खोदते हैं, स्टार्टिंग करता है, रोड़ी डालता रोड़ी, बस वही है, और कोई उसका काम नहीं है, लेकिन लोगों ने उसके कोर्स में रखे हैं. ठीक है. बस लास्ट कुछ सवाल. जैसे आजकल की यंग जनरेशन सोशल मीडिया और ड्रग्स के ट्रैप में बहुत ज़्यादा है,
मतलब सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ ड्रग। खतरनाक, वेरी गुड, तो उससे भी खतरनाक चीज़ है वो। हाँ, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहो तो, क्योंकि मैंने ना लास्ट एक पॉडकास्ट किया था विद राजेश सर, वो एक सोशल वर्कर हैं, ही इज़ इन हिमाचल। तो वो मेरे को सिर्फ हिमाचल के फिगर्स बता रहे थे, बट इट वाज वेरी शॉकिंग कि वहाँ पे यंग बच्चे इतने नशे के ट्रैप में हैं कि दे स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ मे बी 15 और 16, और कई बार उससे भी पहले स्कूल से ही कर देते हैं। एंड इसका ना एक पूरा स्कैम चलता है कि लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं, उनका अपना बिजनेस है ये। तो फिर बच्चे उसके लिए चोरी करते हैं, बहुत गलत काम भी कर लेते हैं, बिकॉज वंस दे ट्राइड दे गेट एडिक्ट टू दैट पर्टिकुलर ड्रग। तो ना ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है एक। दूसरा है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई जाती है जो बहुत अनरियलिस्टिक हैं, जो बहुत ही व्यूज़ के लिए करते हैं लोग, या फिर अटेंशन ग्रैब करने के लिए करते हैं। तो उनको लगता है कि दैट इज़ द रियलिटी, है ना, क्योंकि सबको अच्छा इसने अभी 20 साल की एज में इन्फ्लुएंसर बन के कार ले ली, मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं खुद को ही इतना डिमोटिवेट कर रही हूँ पहले ही सोशल मीडिया देख देख के, क्योंकि उसमें तो कुछ भी आता है। सोशल मीडिया इज़ नॉट ए रियलिटी, बट ये हमें थोड़ा सा शायद लेट जाके रियलाइज़ होता है। तो आप इसके बारे में बताओ कि हम कैसे, मतलब हमें रियल टाइम में भी इंजॉय करें, ट्रैवल करें, या कहीं शांति में बैठें, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग लाई। तो इन दो चीज़ों के बारे में अगर आप बच्चों को कोई एडवाइस करना चाहो, और पेरेंट्स का भी इसमें क्या रोल रहता है, वो क्योंकि इनिशियल एज पे वही कंट्रोल कर सकते हैं। सी दुर्गा, इस क्वेश्चन का ना आंसर सिंपल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि इसमें ना इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट लेवल तक एफर्ट्स चाहिए। ये हम कह दें कि नहीं बच्चों को मना कर दो, नहीं होता, क्योंकि अगर हम पेरेंट्स मना करते हैं, टीचर मना करते हैं, उस टाइम बच्चा मान लेता है, लेकिन जब वो जाता है स्कूल में, अपने ग्रुप्स में जाता है, उसको हो सकता है लोग बुली करते हो, उसको हो सकता है कि लोग जो है वो एक किस्म से अपना थोड़ा सा टीज करते हो कि तो मेरे सोशल मीडिया पे नहीं है, तेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है, ठीक है, या फिर वो लोग इसमें बिजी हों और आप ना कर रहे हो, तो फिर उस बच्चे को चुभता है, तो वो पीछे फंस जाता है वो कि पेरेंट्स की बात मानो कि उनकी बात मानो, ठीक है। अब वो क्या ठीक है क्या नहीं है, आप एक हद तक बता सकते हैं। ये तो कॉन्टिन्यूस एफर्ट चाहिए, घर से भी, स्कूल में भी, सोसाइटी में भी, देन गवर्नमेंट लेवल पे भी। अगर मेरे बस में हो, मेरे पर्सनली बस में हो, तो मैं 16 साल तक के बच्चे के लिए सोशल मीडिया बैन कर दूँ। स्कूल्स तक में मैं पूरा कब्र मोबाइल फ़ोन की एंट्री बैन कर दूँ। उन स्कूल्स की रिकॉग्निशन ही बैन कर दूँ जिस स्कूल के अंदर कोई मोबाइल फ़ोन पकड़े जाएँ। ना बस पे जब तक बच्चा स्कूल से घर नहीं आया था, वो फ़ोन का यूज़ ना ही करे तो बेस्ट है वो, उनको अलाउड नहीं किया जाए। इसको एक किस्म से आप जो है वो एक इसके लिए कुछ खास एफर्ट्स करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को भी, क्योंकि वो ना एक ऐसी एज है जिसपे बिगड़ने के चांस बहुत रहते हैं, और उसी टाइम उसके आजकल 16 साल क्या 15 साल क्या सॉरी 5-5 साल बच्चे के हाथ में सोशल मीडिया है। इवन पेरेंट्स आर पेरेंट्स का गिविंग देम मोबाइल वहाँ फोन पे कि पेरेंट्स हमें। गलत है, उस जगह पे हैं। हाँ। तो यहाँ सबको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है। पता नहीं कितना कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पे चल रहा है आजकल। तो हम एक जनरेशन को लूज कर देंगे, निकम्मी जनरेशन बना देंगे बिल्कुल ही, जो वर्चुअल वर्ल्ड में तो बड़ी अच्छी जिंदा रहती है, क्योंकि ना वो आपको एक छुपने की जगह देता है, एस्केप एंड और कुछ रियल भी में वो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं अंडर करती है, कॉन्फिडेंट, एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो जेन बोल ही नहीं जीज पाते हैं, किसी के आगे वो। दे आर वेरी लो इन कॉन्फिडेंट, वो बात ही एग्जैक्टली, नहीं कर पाते। क्योंकि वो उन्होंने वो दुनिया देखी नहीं है ना, उनकी दुनिया जो है वही वर्चुअल वो वर्ल्ड है। कनेक्ट भी यस, वर्चुअली, बात भी वर्चुअली, हाँ। बस रियल में दे डोंट हैव दैट मच और कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा ट्रोल्स ही वही होते हैं जो लोग जो हैं कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ना अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए मीडियम चाहिए, और अगर वो मीडियम ऐसा है जो आपको एनोनिमस बना रहा है, फिर भड़ास निकाल रहे हैं, किसी और का नाम से आपने अकाउंट खोल लिया, फिर 4 गालियाँ निकाल रहे हैं, वो गालियाँ, वो खुंदक, वो क्रिटिसिज्म जो बाहर सबको नहीं कर सकते हैं, वो आपको एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है एनोनिमस रह के। तो वो कुंठा जो मन में होते हैं ना, अवसाद जो रहता है मन के अंदर, वो सामने बाहर निकल रहा है उसमें। तो सोसाइटी को सोचना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, सबको एफर्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम हो जाएगी इसमें। हाँ, क्योंकि सिर्फ ही पढ़ाई इसके लिए नहीं, सबके लिए ख़राब चीज़ चल रही है। तो वो एकदम से ब्लैक एंड वाइट में कुछ भी नहीं है, बहुत उसमें ग्रे भी है। जहाँ तक नशे वाली बात, नशा जो है मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनली मानना है, वो बिना प्रशासन, पॉलिटिशियंस, इन सब की मिली भगत के बिना नहीं हो सकता, किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता।
अगर सरकार सोच नशा बंद करना है, तो हो किसी जाएगा। की हिम्मत नहीं है नशा उसकी जगह पे आ जाए। ना आप ड्रग्स की बात कर रही हैं, अगर सरकारें ढंग से काम करें सब जगह पे, एक कुत्ता एंटर नहीं कर सकता यहाँ पे बॉर्डर पार करके। वो क्या लगता है इनको पता नहीं चलता किसी को भी ड्रग्स कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, बहुत बड़ा है ये, जिसमें सबके हाथ हैं, तो किसी की चिंता नहीं मॉरल है। ऑफ द स्टोरी हमें खुद ही कॉन्शियसली खुद को भी बचाना है। स्कूल के अंदर भी सब जगह पे आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। और आईएएस की तैयारी करते हुए आपने किसी कैसे बचना है, वो आपका दिमाग इतना काम करे कि मेरे लिए अच्छा और बुरा क्या है। कोचिंग में जा रहे हैं, टीचर का आपका दिमाग काम करे कि मैंने ज़्यादा काम इसको इस पर नहीं देना है, ठीक है। तो समझाए उनको, पेप टॉक्स थे बीच बीच में। मोटिवेशन बिल्कुल। जरूरी। ठीक है सर, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन रही एंड आई थिंक कि आपने बहुत ही अच्छे से गाइड किया है मुझे नहीं, या मुझे भी जो बड़ा लोग अच्छा लगा, आपने भी। इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे और आपका मोटिव जो है बच्चों को गाइड करने का, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है।